दोस्तों क्या कर रहे हो? 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दो। अब स्टोरी में बाघेंद्र का लक्ष्य बहुत साफ था। तेंदुआ लड़की को बाहर निकालने के लिए उसे बस उसके कबीले के लोगों को मारना था। वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके सामने आ जाएगी। फिर वो आर्यन को लुभाने के लिए तेंदुआ लड़की को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे आर्यन और तेंदुआ लड़की दोनों साथ में मिल जाएंगे। तुरंत बाघेंद्र बुरी तरह हंसा और कहा, इंसानी बच्चे, आखिर तू कब तक बचकर भागेगा? उनका पीछा करो। पलक झपकते ही 8वां बाघ योद्धा उस दिशा में बढ़े जहां से अभी आहट आई थी। डिमंस के कानों और आंखों की शक्तियां इंसानों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। इस अंधेरे जंगल से आने वाली हल्की सी आहट और शक्तियों को वो आसानी से महसूस कर सकते थे। तेंदुआ लड़की के शरीर से जब खतरनाक शक्तियां बाहर निकली थी तो उन्होंने उन्हें तुरंत महसूस कर लिया था। बाघेंद्र जोर से हंसा। फिर उसने मुड़कर जंगली तेंदुआ कबीले को देखा, जो आग की लपटों में जल रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाया और अगले ही पल आग की लपटें और तेजी से फूट पड़ी। आज से फ्लेम वैली में कोई भी जंगली तेंदुआ कबीला नहीं रहेगा, उसने हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ तेंदुआ लड़की अभी भी आर्यन की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। आर्यन को डर था कि बाघेंद्र उनको पकड़ने कभी आ सकता, इसलिए उनको वहां से भागना होगा। उसने उसे उठाया और घने जंगल की ओर भागने लगा। रास्ता कहाँ है? जल्दी से मुझे बताओ। वो घने जंगल में दिशा का पता नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने रास्ता पूछने के लिए फायर ईगल से विचारों के माध्यम से बात की। वो अभी आसमान में उड़ रही थी और आसानी से दिशा बता सकती थी। मास्टर, आपकी बाईं ओर से 3000 मीटर दूर एक चट्टान है, वो चट्टान। फायर ईगल एक पल के लिए रुकी, थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसने फिर भी कहा, आप लोग वहां जाएं, मैं चट्टान के किनारे पर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, लेकिन फायर ईगल तुम भी सावधान रहना, इस बार बाघेंद्र तुम्हें भी निशाना बना सकता है, आर्यन ने चिंता में उसको सतर्क रहने के लिए कहा। फायर ईगल पहले ही एक बार दिखाई दे चुकी थी, अब बाघेंद्र और भी चौकस होगा। फायर ईगल ने कहा, मास्टर चिंता मत करो। वो बहुत आश्वस्त थी और उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फ्लेम वैली में बहुत कम उड़ने वाले डिमन बीस्ट थे, जिनसे वो बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसे इस इलाके की महारानी भी कहा जा सकता है। तेंदुआ लड़की को गोद में लिए हुए आर्यन तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा और मैं उस बाघेंद्र को अपने हाथों से मार दूंगा। जब उसने बाघेंद्र के शरीर से निकलने वाली शक्तियों की देखा तो वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी शक्तियां एक डिमन बीस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा अलग थी। इसका सीधा मतलब था कि अगर आर्यन उसे खुद अपने हाथों से मारेगा तो सिस्टम जरूर उसको कोई ना कोई शक्तिशाली चीज देगा। यह सोचते हुए उसने अपनी लार निगल ली और कहा, बाघेंद्र मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी गोद में तेंदुआ लड़की के आंसू उसके चेहरे से बह गए और रोने से उसकी आवाज कर्कश हो गई। अपने पिता और कबीले के सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देख वो बहुत दोषी महसूस कर रही थी। जब से वो छोटी थी तब से वो अशुभता की बेटी और मृत्यु की बेटी के रूप में जानी जाती थी। उसकी वजह से उसकी मां की मृत्यु हुई थी। अब उसके पिता और उसके कुल के सभी लोग उसकी वजह से मर गए थे। वो वास्तव में नहीं चाहती थी कि अब उसकी वजह से कोई और मर जाए, इसलिए उसने आर्यन से जोर से कहा, आर्यन भाई मुझे छोड़ दो। मैं मृत्यु की बेटी हूँ, मेरे ऊपर दुर्भाग्य का साया है, मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे। मुझे अकेला छोड़ दो। वो केवल आर्यन के बारे में चिंतित थी। वो चिंतित थी कि उसका दुर्भाग्य आर्यन पर पड़ेगा। हफ हफ हफ। आर्यन बैल की तरह सांस लेते हुए हाँफ रहा था, लेकिन उसने अभी तक अपनी गति धीमी नहीं की थी। इसके उल्ट उसने अपनी गति और तेज कर दी थी। तेंदुआ लड़की की बातें सुनकर उसने तुरंत उसके नितंब को थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा नितंब तोड़ दूंगा। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम तेंदुआ लड़की हो, ना कि कोई मौत की बेटी या फिर दुर्भाग्य की बेटी।
जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन भर खुश रहो। दौड़ते हुए आर्यन ने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मर गए, तुम्हारे कबीले के लोग तुम्हारे लिए मर गए, उन सभी ने तुम्हारी रक्षा करते अपनी कुर्बानी दी, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। जिंदा रहना होगा ताकि तुम उनका बदला ले सको रहे हैं। अब अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। दूसरी तरफ एक क्रूर बाघ योद्धा गंध सूंघते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था और पीछे पलटकर एक दूसरे क्रूर बाघ को बता रहा था कि भाई बस 600 मीटर दूर, मैं पहले जाता हूं, उसने एक छलांग लगाते हुए कहा। फिर वो उछलकर सीधे एक पेड़ के ऊपर पहुंचा और वहां से एक और छलांग लगाने के बाद दूसरे पेड़ के ऊपर पहुंचा और पलक झपकते ही वो दर्जनों मीटर दूर पहुंच गया। उसके पीछे 7 उग्र बाघों ने भी जल्दी से उसका पीछा किया। 2 मिनट बाद फायर ईगल ने अचानक आर्यन से कहा, मास्टर आपके पीछे 100 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, वो आ रहा है, आ रहा है। उसी समय वहां एक बाघ के दहाड़ने की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज गई और खतरनाक शक्तियों का दबाव बढ़ने लगा। यह शक्तियां थोड़ी जंगली और गर्म थी और युद्धराज की चरम सीमा वाले एक योद्धा की तरह थी। उन्होंने सीधे आर्यन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। आर्यन तुरंत धीमा पड़ गया। उसी समय एक भयंकर बाघ उछलते हुए बाहर निकला। उसका शरीर तेजी से हवा में बदला और एक आधे मानव और आधे जानवर में बदल गया। इसके अलावा उसके हाथ में एक ब्लेड थी, जिसे बुरी तरह से घुमाते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, भयंकर बाघ कट। ब्लेड से अचानक खौफनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। आग की लपटों ने ब्लेड को पूरी तरह से घेर लिया और फिर एक कट का खतरनाक निशान बनाते हुए आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने तेंदुआ लड़की को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से शक्तियां बाहर निकली और उसके सभी अंग फैल गए। फिर उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछला। टोडिंग स्किल की गति सबसे तेज थी। अगर वो उस क्रूर बाघ योद्धा को मारना चाहता था तो वो टोडिंग स्किल पर ही भरोसा कर सकता था, क्योंकि उस बाघ योद्धा की शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी। आर्यन ने बाघ योद्धा के हमले को चकमा दे दिया और सीधे उस बाघ योद्धा के पेट पर हमला किया। बूम! बाघ योद्धा के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो एक उग्र बाघ योद्धा था जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। भले ही उसके पेट में दर्द हो रहा था, फिर भी वो बहुत शांत था। अचानक उसकी ब्लेड की तकनीक बदल गई और आर्यन की पीठ पर हमला किया। तभी उसके मुंह से ताजा खून बेरहमी से बाहर निकला। उग्र बाघ योद्धा का शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसकी ब्लेड अभी भी नहीं रुकी और सीधे आर्यन की पीठ की ओर बढ़ रही थी। मर जाओ! वो चिल्लाया। युद्धराज की तुलना में आर्यन की युद्ध आत्मा स्तर की शक्तियां बहुत कमजोर थी। इसके अलावा आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि टोडिंग स्किल के गला घोंट हमले की चपेट में आने के बाद भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अपने मन में सोचा, अब मैं नहीं बचने वाला। बाघ योद्धा का हमला तेज और बहुत ज्यादा खतरनाक था। आर्यन ने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। इस वक्त उसकी आंखों में नफरत, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जब आर्यन ने बचने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी, तभी अचानक आसमान से एक लाल रोशनी आई, जो एक भाले के रूप में थी, जैसे कि वो कोई हथियार हो। उस भाले जैसी रोशनी से निकलने वाली शक्तियां बेहद जंगली और खतरनाक थी। भाले जैसी लाल रोशनी सीधे उग्र बाघ योद्धा के मुंह में घुस गई। रोशनी के इस खतरनाक और अचानक हमले ने बाघ योद्धा को कोई भी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो इस रोशनी के हमले को चकमा नहीं दे पाया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए एक तेज धमाके के साथ पेड़ से जा टकराया। आग की लपटों में घिरी ब्लेड आर्यन की पीठ से केवल आधा सेंटीमीटर दूर था। उसकी पीठ में गर्माहट महसूस हो रही थी और उसने डर के मारे लगभग अपनी पतलून गीली कर ली थी। इसके तुरंत बाद आर्यन ने पलटकर तेंदुआ लड़की की ओर देखा, जो बहुत दूर नहीं थी, और उत्साह से कहा, यह तुम हो जंगली शिकारी? हा हा हा। तेंदुआ लड़की वहां खड़ी थी। उसके हाथों में एक तेज भाला था जो थोड़ा हिल रहा था। सांस लेने की वजह उसकी छाती उठ रही थी और गिर रही थी।
आर्यन को देखते हुए उसने कहा, आर्यन भाई, मैं अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करूंगी। जब उसने यह देखा था कि आर्यन लगभग मरने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसके अंदर हत्या का इरादा उमड़ पड़ा था। हालांकि आमतौर पर उसे किसी को मरते हुए या मारते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों और किस कारण से उस पल में उसके शरीर में शक्तियां अचानक फूट पड़ी और उसने तुरंत भाले को पकड़कर एक हमला कर दिया था। तेंदुआ लड़की के अचानक हमले ने आर्यन को बहुत ज्यादा उत्साहित कर दिया। अभी वो साफ साफ देख पा रहा था कि बाघ योद्धा के सिर के ऊपर 6 अंकों का क्षति मूल्य तैर रहा था। यह बहुत ज्यादा अविश्वसनीय था। एक डिवाइन स्टेज तकनीक का हमला भी एक वार में एक युद्धराज को नहीं मार सकता था। फिर तेंदुआ लड़की ने ऐसा कैसे किया? यही बात आर्यन के दिमाग में बार बार घूम रही थी। तभी वो वहां, जल्दी करो, जंगल से एक आवाज आई। आर्यन ने तुरंत तेंदुआ लड़की की ओर देखा और कहा, चलो। तेंदुआ लड़की ने घने जंगल को देखा और उसकी आंखें उदास हो गईं। फिर वो जल्दी से आर्यन का पीछा करते हुए चट्टान की ओर दौड़ी। भयंकर बाघ, भयंकर बाघ। 3 बाघ योद्धाओं ने पेड़ से चिपके बाघ योद्धा को देखा, जिसकी आंखें खून से लथपथ थीं। आह, कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भयंकर बाघ योद्धा को मरा हुआ देखकर उनकी आंखें लाल हो गई और उनका दिल बदले की भावना से जलने लगा। वो एक साथ बड़े हुए, एक साथ शक्तियों का अभ्यास किया और एक साथ बाघ कबीले के बाघ योद्धा बन गए। वो भाइयों से भी ज्यादा करीब थे। भयंकर बाघ की मृत्यु ने उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और वो तुरंत आर्यन की दिशा की ओर भागने लगे। किंघू प्रमुख का इंतजार करो। उनको भागते हुए देख एक विशालकाय हरे बाघ ने उन्हें रोकते हुए गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया और अपनी अपनी युद्धराज की शक्तियों को बाहर निकालते हुए अपनी गति बहुत ज्यादा तेज कर दी। आधे मिनट से भी कम समय में किंघू, जो सबसे आगे था, ने तेंदुआ लड़की की आकृति देखी। जंगली लड़की, तुम्हें मेरे बड़े भाई की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। फिर उसने अपना रूप बदला और एक आधे मानव और आधे बाघ का रूप ले लिया। इसके तुरंत बाद उसकी गति दोगुनी हो गई। तभी अचानक आर्यन एक पेड़ के पीछे से बाहर निकला और ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़े हुए वो मुस्कुराया और उत्साह से चिल्लाया। ड्रैगन कट। ड्रैगन स्लेयर से खतरनाक शक्तियों का झोंका बाहर निकला, जिनमें गर्म शक्तियां भी भरी हुई थी। पलक झपकते ही ड्रैगन कट हमला किंघू की कमर से टकरा गया। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि किंघू को पता भी नहीं चला कि वो कब मर गया। उसके मरने के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक युद्धराज स्तर के बाघ योद्धा को मारने पर 12,000 EXP पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। उसको मारने के तुरंत बाद आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर तेंदुआ लड़की का पीछा किया। किंघू, किंघू, आह, आह। 2 गुस्सैल गर्जनाएं सुनाई दी। यह किंघू के बाकी 2 भाई थे। वो उसकी तुलना में कुछ सेकंड धीमे थे। उन्होंने अपनी आंखों से किंघू की कमर पर हमला होते और उसकी कमर को 2 हिस्सों में कटते हुए देखा था, जिसका ताजा खून जमीन पर बह रहा था। गुस्से और बदले की भावना में वो अपना होश खो बैठे और लापरवाही से आगे बढ़ गए। ज्यादा गुस्से की वजह से वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थे। एक लाल रंग का बाघ आर्यन के करीब से करीब होता जा रहा था। उसके तेज पंजे आर्यन को पकड़ने ही वाले थे कि तभी तेंदुआ लड़की चिल्लाते हुए उसने अपनी दिशा बदल दी। जैसे ही आर्यन ने अपनी दिशा बदली, उसके सामने की तेंदुआ लड़की अचानक पलटी और मुड़कर एक रोशनी का भाला फेंका। वो इतना तेज था कि सीधे लाल बाघ के दिल में घुस गया, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर उड़कर एक बरगद के पेड़ से जा टकराया और उसमें ऐसे चिपक गया जैसे कि उसके शरीर को किसी कील से ठोककर पेड़ में अटकाया गया हो। उसके अंगों से भारी मात्रा में ताजा खून बहने लगा। दूर से तेंदुआ लड़की को देखते हुए उसका गुस्सा आसमान छू गया और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई। एक वार से एक हत्या, यह देखकर आर्यन ने तेंदुआ लड़की की दिल से तारीफ की। बहुत बढ़िया, यह वास्तव में अद्भुत और अविश्वसनीय था। तेंदुआ लड़की भी हंस पड़ी। अचानक उसका भाव बदल गया और उसकी हंसी गायब हो गई।
आर्यन भाई पीछे देखो, वो जोर से चिल्लाई। दूसरा बाघ योद्धा आर्यन के पीछे था, जिसने पहले ही उछलकर अपनी चौड़ी ब्लेड से हमला कर दिया था और उसकी ब्लेड लगभग आर्यन के सिर से टकराने ही वाली थी। अब मर कुत्ते। उसका जीवन एक धागे से लटक रहा था। यहां तक कि ब्लेड की खतरनाक शक्तियों से आर्यन के कुछ बाल कट गए थे। उसने अपनी आंखें उठाकर कहा, देखते हैं कि कौन मरेगा। फिर वो चिल्लाया। दाहिने हाथ की जादुई मुट्ठी और एक शक्तिशाली मुक्का सीधे ब्लेड पर मारा। यह वार इतना तेज था कि इसे खुली आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। बूम! आर्यन के मुक्के में आदमखोर किंग कॉन्ग एप की शक्तियां फूट पड़ी और एक ही वार से बाघ योद्धा की ब्लेड टूट गई। इसके अलावा मुक्के से निकलने वाली खतरनाक शक्तियां क्रूर बाघ योद्धा के चेहरे से टकरा गई। बाघ योद्धा पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर नीचे गिरता, आर्यन ने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और बिजली की गति से हवा में उछला। उसने ठीक उसके ऊपर पहुंचकर एक मुक्का बनाया और एक अजीबोगरीब पैटर्न बनाया। तभी आदमखोर किंग कॉन्ग एप की छवि उसके शरीर पर दिखाई दी और वो दहाड़ते हुए चिल्लाया। पहाड़ तोड़ मुक्का! उसने सीधे उग्र बाघ योद्धा के सिर पर वार किया। लगातार 2 मुक्कों के बाद उसका सिर फट गया और ताजे खून की गंध हवा में फैल गई। फिर अगले ही पल आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक युद्धराज स्तर के बाघ योद्धा को मारने पर 12,000 EXP पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, तुम्हें जुड़वा हमला तकनीक समझने पर 1000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन ने तुरंत इसकी जांच की। स्किल: जुड़वा हमला तकनीक। विवरण: तकनीकों के बीच एक कड़ी। जुड़वा हमला करने के लिए 1 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने पर हमले की शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी। अद्भुत! आर्यन ने कहा। उसने 1 सेकंड से भी कम समय में लगातार 2 पहाड़ तोड़ मुक्कों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसे यह जुड़वा हमला तकनीक समझ में आ गई थी। अब जब भी वो जुड़वा हमला करेगा तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इसमें एकमात्र कमी यह थी कि जुड़वा हमला तकनीक केवल तकनीकों के साथ काम करती थी। इसका इस्तेमाल सामान्य हमलों के साथ नहीं किया जा सकता था। जल्दी करो, चलो। आर्यन ने तेंदुआ लड़की का हाथ खींचा और जल्दी से चट्टान की ओर दौड़ने लगा। उनके पास इतना समय नहीं था कि वो एक पल के लिए भी रुक सकें। बस एक गलती और उनकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती, क्योंकि उन सभी उग्र बाघ योद्धाओं की शक्तियां युद्धराज स्तर पर थी। इसलिए आर्यन के लिए उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। हालांकि वो एक बाघ योद्धा को तो आसानी से संभाल सकता था, लेकिन एक बार जब 2 बाघ योद्धा मिलकर हमला करते तो वो बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे भी जरूरी बात थी बाघेंद्र, जिसका वो बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता था। उससे लड़ने का आर्यन के पास कोई तरीका ही नहीं था। एक युद्ध बुर्जुक कुछ ऐसा था जिसे वो हिला तक नहीं सकता था। एकमात्र तरीका छिपना और अपने स्तर को बढ़ाना था, कम से कम युद्धराज स्तर तक। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, जरूर, आर्यन ने अपने दिल में जोर से कहा। दूसरी तरफ 4 उग्र बाघ योद्धा अपने सामने पड़े 4 बाघ योद्धाओं के शवों को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन चारों को बुरी और एक भयानक मौत मारा गया है। हालांकि वो चारों बहुत शांत थे और उन्होंने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चट्टान हमारे सामने है। वो निश्चित रूप से बचने के लिए फायर ईगल का उपयोग करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें खो देंगे। हम निश्चित रूप से उन्हें फायर ईगल पर चढ़ने नहीं दे सकते। उन चारों ने एक बार फिर अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए जोर से दहाड़ा। फिर उन्होंने 2 का एक समूह बनाया और बाएं और दाएं से चट्टान की ओर बढ़ने लगे। दूसरी ओर आर्यन और तेंदुआ लड़की अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहे थे और उनकी गति कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। हालांकि वो जैसे जैसे सामने की चट्टान के करीब जाते जा रहे, वैसे वैसे तेंदुआ लड़की के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। आर्यन भाई, हमारे सामने की घाटी, उसने डरती हुई आवाज में कहा। क्या बात है? आर्यन ने पूछा। तेंदुआ लड़की ने भौहें उठाकर कहा।
हमारे सामने की घाटी डिमंस का वर्जित क्षेत्र है और यहाँ तक कि फ्लेम वैली और पूरी वीरान पर्वत श्रृंखला का भी वर्जित क्षेत्र है। वहां जो भी जाता है वापस लौटकर कभी नहीं आता है। मैं चिंतित हूँ फायर ईगल। आर्यन का दिल कस गया। उसने सोचा कि फायर ईगल की आवाज भी उस वक्त क्यों घबराहट भरी थी। उसने उसे बताया था कि उनके सामने एक चट्टान है, लेकिन यह नहीं बताया था कि उस चट्टान के आगे क्या है। हमारे सामने किस तरह की घाटी है? आर्यन ने पूछा। ड्रैगन घाटी, तेंदुआ लड़की ने कहा। क्या? यह सुनकर आर्यन का दिल अचानक कांप उठा। डर की वजह से नहीं, खुशी की वजह से। उसने तुरंत पूछा, इसे ड्रैगन घाटी क्यों कहा जाता है और यह एक वर्जित क्षेत्र क्यों बन गया? तेंदुआ लड़की ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन एक अफवाह है कि वीरान पर्वत को बंजर बनाने वाली आग एक फायर ड्रैगन ने लगाई थी, जिसे सभी फायर ड्रैगनों का पूर्वज माना जाता है। एक बार किसी ने इस घाटी के चारों ओर एक फायर ड्रैगन की गर्जना सुनी थी। तब से इसे ड्रैगन घाटी और वीरान पर्वत श्रृंखला का वर्जित क्षेत्र माना जाता है। फायर ईगल जानती थी कि उसके सामने की घाटी ड्रैगन घाटी थी। हालांकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह बचने का सबसे करीबी और एकमात्र रास्ता था। फायर ड्रैगन यह सुनकर आर्यन अंदर ही अंदर बहुत खुश था और उसने अपने मन में सोचा, यह मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ जरूर मुझे एक फायर ड्रैगन मिल सकता है, फिर उसको मारने के बाद मुझे ड्रैगन ब्लड भी मिल सकता है। तब मैं दादाजी को बचा सकता हूँ और उनकी अंदरूनी चोटी को ठीक कर सकता हूँ। तेंदुआ लड़की ने आर्यन को गहरी सोच में देखा और कहा, आर्यन भाई, हमें दूसरी दिशा में भागना चाहिए, आगे सिर्फ मौत है। जल्दी से फायर ईगल से हमें कोई और रास्ता बताने। अभी वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी कि तभी फायर ईगल की एक तेज चिंगार सुनाई दी। आर्यन चौंक गया। फायर ईगल, क्या हुआ? फायर ईगल ने तुरंत आर्यन से कहा, मास्टर जल्दी भागो, जल्दी 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 भागो। इसके तुरंत बाद कुछ और दयनीय चीखने चिल्लाने की आवाज आई। आर्यन ने तेंदुआ लड़की का हाथ पकड़ा और अपनी गति बढ़ा दी और सीधे सामने की एक चट्टान पर चढ़ गया, जिसके पार वर्जित क्षेत्र था। उनके सामने के वर्जित क्षेत्र का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहाँ चारों ओर सब कुछ सुनहरे रंग का था, जैसे कि वो किसी सुनहरी रोशनी में चमक रहा हो। वहाँ उगने वाले फूल, पत्तियां और पेड़ सब कुछ सुनहरे रंग के थे। यह पहले के काले जंगल से पूरी तरह से अलग दुनिया थी। जैसे ही आर्यन जंगल से बाहर निकलकर इस चट्टान पर पहुंचा, उसके पीछे पीछे 4 बाघ योद्धा भी वहां पहुंच गए। इंसानी लड़के, खुद को हमारे हवाले कर दो, वो चिल्लाए और साथ ही उन्होंने आर्यन की पीठ पर हमला कर दिया। आर्यन ने लगातार 2 हमलों का सामना किया और उन्हें चकमा दे दिया। हालांकि वो तीसरे हमले का सामना नहीं कर सका और उसके पेट पर शक्तियों से भरा एक मुक्का लगा। यह हमला इतना खतरनाक था कि उससे निकलने वाली शक्तियों की हवा ने ही उसके कपड़ों को फाड़ दिए था। आर्यन का पूरा शरीर मुड़ गया और पीछे उड़ते हुए एक पत्थर से जा टकराया। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हों। चारों बाघ योद्धाओं के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। एक बार फिर से वो आगे बढ़े और एक साथ आर्यन पर 4 शक्तिशाली हमले किए। यह देखकर तेंदुआ लड़की के मुंह से चीख निकल गई। आर्यन भाई, नहीं। एक साथ 4 शक्तिशाली हमलों की वजह से आर्यन के मुंह से खून निकलने लगा था और उसका लगभग पूरा शरीर घायल हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी सभी हड्डियां टूट गई हों। चारों क्रूर बाघ योद्धाओं की शक्तियां युद्धराज स्तर की थी और आर्यन के लिए उनके हमलों से बचना नामुमकिन था। फिर 4 बाघ योद्धाओं में से एक ने आर्यन के शरीर को घसीटा और चट्टान के एक कोने पर लाकर पटक दिया। उसी समय आसमान से नीचे उतरते हुए बाघेंद्र दिखाई दिया, जिसके पैरों के नीचे फायर ईगल थी। वो गंभीर रूप से घायल थी और उसका सुनहरे रंग का शरीर खून से लथपथ था। चट्टान पर उतरने के बाद बाघेंद्र ने फायर ईगल को आर्यन के बगल में फेंक दिया। फायर ईगल ने खून की उल्टी की और आर्यन की ओर देखा। मास्टर, मुझे माफ कर देना, मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। यह बोलते हुए उसके मुंह से एक बार फिर खून निकला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत ज्यादा दर्द में दिखाई दे रही थी।
असल में आर्यन और तेंदुआ लड़की को चट्टान पर लाने की वजह यह थी कि वो घने जंगल में नीचे नहीं उतर सकती थी, लेकिन उनके एक बार चट्टान पर पहुंचने के बाद वो उनको वहां से लेकर उड़ सकती थी। बाघेंद्र ने आर्यन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ इंसानी लड़के, क्या हुआ? क्या अब तुम मुझे नहीं मारोगे? फिर उसने कांपती हुई तेंदुआ लड़की को देखा और बाघ योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा, उसे भी यहाँ लाकर पटको। 2 बाघ योद्धाओं ने आर्यन के शरीर को दबोच रखा था और 2 बाघ योद्धा तुरंत तेंदुआ लड़की को पकड़ने के लिए गए। उन्होंने उसे 2 मुक्के मारे और घसीटते हुए आर्यन के पास लाकर पटक दिया। तेंदुआ लड़की ने मुंह से खून थूका और कहा, आर्यन भाई मुझे माफ कर देना, मेरे दुर्भाग्य की वजह से आपकी यह हालत है। आर्यन के पूरे शरीर को खून से लथपथ देख उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। आर्यन का दाहिना हाथ थोड़ा हिला और उसने तेंदुआ लड़की के आंखों से आंसू पोंछते हुए और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, बेवकूफ, अगर मैंने कहा है कि तुम एक तेंदुआ लड़की हो तो तुम हो, ना कि कोई दुर्भाग्य की पुजारन। उनकी बातें सुनकर बाघेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों की मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम लोग अभी भी बातें कर रहे हो। जब तुम्हारे बाप ने मेरी पत्नी को चुराया, उस पल मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे बाप के साथ साथ तुम्हारे पूरे सिंह परिवार को खत्म कर दूंगा। अचानक तेंदुआ लड़की खड़ी हो गई और बोली, बाघेंद्र तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है और मेरी वजह से ही तुम्हारे बेटे की जान गई थी, इसलिए तुम मुझे मारो, आर्यन भाई को नहीं। बस तुम उसे यहाँ से जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। घटिया लड़की, अपने गंदे मुंह से मेरे बेटे के बारे में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाघेंद्र को अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तेंदुआ लड़की को एक शक्तिशाली दबाव से दबा दिया। तेंदुआ लड़की तुरंत जमीन पर गिर गई। बाघेंद्र ने गंभीरता से कहा, मेरा बेटा तुम्हें इतना पसंद करता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसकी जगह एक नीच इंसान को चुना। तुम उसके प्यार के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं तुम्हें अपने बेटे की कब्र के सामने जिंदा दफन कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी कब्र के सामने अनंत काल के लिए पश्चाताप करो। वसंत के मरने की वजह से वो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन जब तेंदुआ लड़की ने उसके बेटे का जिक्र किया तो उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। इसके अलावा उस लड़की ने उसके बेटे की जगह जिसे चुना वो एक इंसान था। ऊपर से वो उसके जानी दुश्मन आलोक सिंह का बेटा था। यह उसके गुस्से की आग पर तेल छिड़कने जैसा था। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस तुम यहाँ से आर्यन भाई को जाने दो। वो निर्दोष हैं, मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, तेंदुआ लड़की ने कहा। आर्यन चिल्लाया, इस जानवर के आगे मत झुकना। बाघेंद्र, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को तुमसे क्यों छीन लिया? क्योंकि वो जिसे पसंद करती थी वो तुम नहीं, मेरे पिता थे। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? ऐसे ही तेंदुआ लड़की को वसंत भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उससे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? तुम दोनों बाप बेटे ही एक लड़की से बिना उसकी पसंद जाने जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। आर्यन की कड़वी बातों को सुनकर बाघेंद्र का गुस्सा और भी ज्यादा फूट पड़ा। उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और वो आसमान की ओर देखते हुए बुरी तरह से चिल्लाया, आह आह। वो अतुलनीय रूप से गुस्से में था, यहाँ तक कि उसकी आवाज ड्रैगन घाटी में भी गूंजने लगी। अचानक पूरी घाटी कांपने लगी। प्रमुख, यह ड्रैगन घाटी का वर्जित क्षेत्र है। हाँ प्रमुख, इसकी वजह से ड्रैगन पूर्वज नाराज हो सकता है। हाँ प्रमुख, आप थोड़ा शांत हो जाइए। उसी समय फायर ईगल अचानक चिल्लाई और उसने विचारों के माध्यम से आर्यन से कहा, मास्टर, यह सही समय है। सोलस्टम तकनीक। आर्यन ने अपने दांतों को दबाया और सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी सभी शक्तियां दोगुनी हो गई। फिर वो एक उग्र गर्जना के साथ अचानक खड़ा हुआ, तेंदुआ लड़की को उठाया और चट्टान से नीचे कूद गया। अचानक फायर ईगल भी चिल्लाया और उसका शरीर आगे बढ़ा और चट्टान से छलांग लगा दी।
उसने तेजी से पंख फड़फड़ाए और नीचे गिरते हुए आर्यन और तेंदुआ लड़की को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तभी बाघेंद्र ने भी चट्टान से छलांग लगा दी और उसने फायर ईगल के पंखों को पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही फायर ईगल ने अपने पंख फड़फड़ाए, वो लगभग नीचे गिरने ही वाला था। अगर वो नीचे गिर जाता तो उसकी मौत तय थी। आर्यन ने बाघेंद्र के झूलते हुए शरीर को देखा। तुरंत उसका चेहरा खुशी से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। बाघेंद्र की आंखें भयावह हो गईं और उसने बदलाव का तीसरा चरण इस्तेमाल कर लिया। अब तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे, बाघेंद्र चिल्लाया। इसके बाद उसने फायर ईगल के पंखों पर भारी लात मारी, जिसमें बहुत ज्यादा शक्तियां भरी हुई थी। आर्यन की योजना थी कि वो तेंदुआ लड़की को साथ में लेकर नीचे कूदेगा और फायर ईगल उन्हें नीचे गिरने से पहले पकड़ लेगा। फिर वो वहां से उड़कर निकल जाएंगे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाघेंद्र भी उनके पीछे कूद जाएगा और फायर ईगल पर हमला कर देगा। बाघेंद्र की युद्ध बुर्जुक की शक्तियां कुछ ऐसी थी जिनका ना आर्यन और ना ही फायर ईगल सामना कर सकती थी। जैसे ही बाघेंद्र की शक्तिशाली लात फायर ईगल के पंखों पर लगी, उसके पंख टूट गए और उसका शरीर हिलने की वजह से आर्यन और तेंदुआ लड़की वापस नीचे गिरने लगे। हालांकि फायर ईगल अभी भी खुद को बाघेंद्र की पकड़ से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और ऐसा नहीं कर पा रही थी। आर्यन ने तेंदुआ लड़की को कसकर गले लगाया और कहा, डरो मत, डरो मत। उसने तेंदुआ लड़की को अपने ऊपर रखा और अपनी पीठ को नीचे की ओर रखते हुए उसने अपने शरीर को एक तकिया के रूप में इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि शायद तेंदुआ लड़की बच जाए। तेंदुआ लड़की नहीं चाहती थी कि आर्यन नीचे की ओर रहे और उसे बचाए, बल्कि वो खुद को नीचे की ओर रखना चाहती थी ताकि आर्यन बच सके। लेकिन वो उसकी बाहों में हिलने डुलने में असमर्थ थी। जब आर्यन ने ऊपर की ओर देखा तो उसे फायर ईगल और बाघेंद्र कहीं नहीं दिख रहे थे। वो दोनों गिरते रहे, हवा जोरों से चल रही थी। तेंदुआ लड़की की लंबी पलकें झपकीं, उसकी आंखें अतुलनीय रूप से कोमल थीं और कहा, आर्यन भाई, मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ? तुम किस बात के लिए तैयार हो? आर्यन ने पूछा। तेंदुआ लड़की के गाल लाल हो गए, उसका चेहरा थोड़ा चमकने लगा था। हालांकि वो अभी शर्मा रही थी, फिर भी उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं आपसे शादी करने और जीवन भर आपके प्रति वफादार रहने के लिए तैयार हूँ। उसने उग्र बाघ कबीले की वेदी के ऊपर के प्रस्ताव के बारे में सोचा। उस समय वो कुछ बोल नहीं सकी थी, लेकिन अब उसे लगा कि यह सही समय है। आर्यन चौंक गया। उस समय उसने ऐसा लिए कहा था ताकि वो तेंदुआ लड़की को वहां से दूर ले जाए, क्योंकि वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जब तेंदुआ लड़की ने अचानक यह कहा तो वो थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था और कहा, मैं एक बुरा आदमी हूँ और मैं पहले से ही किसी से। इससे पहले कि उसकी बात खत्म हो पाती, अचानक तेंदुआ लड़की के दो गर्म होठों ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके गले से एक आवाज आई, कुछ मत कहो, मैं तैयार हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी ही लड़कियां हों, आपके परिवार में कोई भी हो, मैं जीवन भर आपका अनुसरण करूंगी। इस समय आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके शरीर पर बिजली गिर गई हो। वो उससे कहना चाहता था कि वो किसी से प्यार करता है। बेशक वो इस दुनिया से कोई नहीं थी। वो स्नेहा थी, जो उसकी पिछली दुनिया का पहला प्यार और एकमात्र लड़की थी जिसे उसने कभी चूमा और छुआ था। हालांकि उनके बीच जो कुछ हुआ था वो सब जहरीले कोहरे की वजह से हुआ था, लेकिन वो उसकी खुशबू अभी तक नहीं भूल पाया था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग सुन्न और उसका मुंह मधुरता से भरता जा रहा था और वो उसके चुंबन में खोता जा रहा था। अब उन दोनों के शरीर भी गर्म होने लगे थे। तेंदुआ लड़की की सांसें तेज हो गई और उसकी आवाज में एक कोमल कराह थी। जब उसने आर्यन के शरीर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध में सांस ली तो उसकी सांसें और अधिक तेज हो गई और उसका शरीर और ज्यादा गर्म हो गया। आर्यन के लिए भी ऐसा ही था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिलों दिमाग में जंग चल रही थी। दिल कह रहा था कि यह गलत है, तो दिमाग उसे ऐसा करने के लिए भ्रमित कर रहा था। तेंदुआ लड़की ने झपट्टा मारा और कहा, आर्यन भाई। वो अपना होश खो बैठी थी और पूरी तरह से आर्यन की खुशबू में खो चुकी थी।
आर्यन का दिल कांप रहा था। उसने ध्यान दिया कि तेंदुआ लड़की थोड़ी अलग थी। उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म था। यह कैसे हो सकता है? भले ही यह उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हों, लेकिन यह इतनी तीव्र नहीं होनी चाहिए थी, है ना? कुछ गड़बड़ है। अचानक आर्यन के दिलों दिमाग से सब कुछ गायब हो गया क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सूंघते हुए कहा, लगता है हवा में कुछ गड़बड़ है। तेंदुआ लड़की, जागो। तेंदुआ लड़की ने आर्यन के चेहरे को बुरी नजर से देखा और कहती रही, बहुत गर्म, आर्यन भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यह कहते हुए उसका पूरा शरीर आर्यन की कमर से लिपट गया। उसके पैर उसकी कमर पर कसकर जकड़े हुए थे और फिर उसका शरीर बिना रुके हिलने लगा। तेंदुआ लड़की का ऊपरी शरीर आर्यन की आंखों के सामने पूरी तरह से खुला हुआ था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, जिससे वो और भी सुंदर लग रही थी। आर्यन वास्तव में इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिर वो एक जवान लड़का था और ऐसे प्रलोभन से वो कैसे बच पाता? यह उसे मारने से भी अधिक असहज था। वो बिल्कुल भी अपने दिलों दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वो वास्तव में इसे नियंत्रित करना चाहता था, इसलिए वो थोड़ा घबराने भी लगा था। अंदर ही अंदर उसके दिलों दिमाग में जंग चल रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक आर्यन जोर से चिल्लाया, सोलस्टम तकनीक। तुरंत उसकी शक्तियां दोगुनी हो गई, लेकिन उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। ब्लेड के रूप में अपनी हथेली का इस्तेमाल करते हुए उसने तेंदुआ लड़की की गर्दन के पीछे मारा। अचानक तेंदुआ लड़की का शरीर अकड़ गया और वो तुरंत आर्यन के शरीर पर बेहोश हो गई। आर्यन भी शांत हो गया और कहा, अगर थोड़ी भी देर होती तो कुछ भी हो सकता था। तभी उससे कुछ मीटर की दूरी पर आग का एक स्तंभ निकला, जिससे वो इतना डर गया कि उसका शरीर कांप उठा। मैं मर नहीं सकता, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मेरे पास अभी भी माँ है। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं अभी मर नहीं सकता। मुझे अपने दादा को बचाने के लिए अभी भी ड्रैगन ब्लड चाहिए। मुझे सिंह परिवार को वापस खड़ा करना है। मुझे इरा के चेहरे पर थप्पड़ मारना है। मुझे तीनों स्तंभों को पैरों से कुचलना है। मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं मर नहीं सकता। आर्यन गुस्से में चिल्लाया। उसका शरीर अचानक मुड़ गया। तेज हवा से उसकी आंखें लगभग खुल नहीं पा रही थीं। लेकिन अभी उस पर सोलस्टम तकनीक का प्रभाव था, तो वो बड़ी मुश्किल से देख सकता था कि नीचे जमीन पर कई विशाल गड्ढे थे जो लावा से भरे हुए थे और समय समय पर लावा गड्ढों से बाहर निकलकर आसमान तक आग का एक स्तंभ बना रहे थे। पानी, एक गड्ढे के बीच में पानी है। आर्यन का दिमाग गुस्से में हिसाब लगा रहा था। लावा से भरे हुए विशाल गड्ढों में से एक के बीच में थोड़ा पानी था। आर्यन ने तुरंत अपनी किंग कांग शील्ड और बैटल ड्रैगन आर्मर को सक्रिय किया। फिर एक हीरकुंडी पिल खाने के बाद अपने मन में सोचा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उसने अपने सभी बचावों को सक्रिय कर दिया। उनकी गिरने की गति भी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। अगर वो नीचे गिरा और अगर गड्ढे में पानी कम हुआ तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। वो केवल अपनी अच्छी किस्मत और भाग्य पर भरोसा कर सकता था। बूम! गड्ढों से धधकता हुआ लावा बादलों तक उछाल मार रहा था। गर्म लावा की लपटों की वजह से चारों ओर गर्मी बढ़ गई थी। यह इतनी गर्म शक्तियां थी कि आर्यन के मुंह से चिंखें निकलने लगी। आहा! पलक झपकते ही वो सीधे पानी के गड्ढे में गिर गया। गुलुलु गुलुलु! तेंदुआ लड़की को पकड़े हुए वो पानी के गड्ढे में बहुत तेजी से गिरा। उसकी किंग कांग शील्ड का बचाव टूटकर गिर गया। बैटल ड्रैगन आर्मर की रक्षात्मक शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो गई। प्रयु एनर्जी भी पूरी तरह से खर्च हो चुकी थी। उसकी सभी शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी थी। सौभाग्य से यह गड्ढा बहुत गहरा था, जो वो अभी भी जिंदा थे। हालांकि आर्यन की सभी शक्तियां और बचाव खत्म हो चुके थे, लेकिन इससे उसके शरीर पर चोटें नहीं लगी, लेकिन प्रभाव बहुत अधिक था और उसने गोता लगाना जारी रखा। गुलुलु गुलुलु! बूम! बाहर अभी भी धधकता हुआ लावा फूट रहा था, जो पानी को दिन की तरह रोशन कर रहा था।
अचानक एक विशाल काली छाया उनके पास से गुजरी, जिसे देखकर आर्यन का दिल लगभग मुंह में आ गया। यह क्या है? तभी वो विशाल काली छाया एक बार फिर से दिखाई दी। इस बार आर्यन उसे साफ साफ देख सकता था। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। यह एक खूंखार डिमन था, एक खूंखार डिमन बीस्ट जिसके पूरे शरीर पर हड्डियों की नोकें थीं। वो डिमन बीस्ट उसे ही देख रहा था। उसकी दोनों आंखें हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी और उसने अपने नाखूनों को ऐसे हिलाया जैसे वो हमला करने वाला हो। गुलू! डर के कारण आर्यन के मुंह से सांस निकली और पानी में बुलबुले उठे। तुरंत उसने अपने पैर हिलाए और जल्दी से तैरकर ऊपर की ओर बढ़ा। धिक्कार है, ये क्या बात हुई? मैं अभी एक मुसीबत से बचा नहीं कि दूसरी मुसीबत पल्ले बंध गई। उसने अपनी किस्मत को कोसा। यह पहली बार था जब आर्यन ने 10 लाख से अधिक एचपी वाले ऐसे डिमन का सामना किया था। उसने एक पल के लिए भी उसे मारने के बारे में नहीं सोचा। उसकी पहली प्रतिक्रिया वहां से भागने की थी। वो लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकता और उसे यह भी नहीं पता था कि तेंदुआ लड़की के साथ क्या हो रहा था। इसलिए उसे जल्द से जल्द पानी से बाहर निकलना था। वो विशाल डिमन बीस्ट बिजली की तरह अपनी जगह बदल रहा था। आर्यन उसकी धुंधली छाया के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था। इसके अलावा वो आर्यन के बारे में थोड़ा उत्सुक लग रहा था, जैसे उसने पहली बार इंसान जैसी कोई चीज देखी हो। इसलिए उसने उसे तुरंत नहीं खाया। इसके बजाय वो उसके साथ खेल रहा था। यह एक बिल्ली द्वारा चूहे को पकड़ने जैसा था। पहला काम जो उसने किया वो उसे खाना नहीं था, बल्कि उससे खेलना था, जब तक कि उसके पास विरोध करने की शक्ति नहीं थी। आर्यन जितनी जल्दी हो सके तैरता रहा। उसने अपने मन में स्नो व्हाइट से कहा, स्नो व्हाइट, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? स्नो व्हाइट ने तुरंत कहा, मास्टर, मैं अपनी डिवाइन बीस्ट शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आर्यन पहले ही देख चुका था कि उसकी डिवाइन बीस्ट की शक्तियाँ कैसी थी। वो अभी भी उस सदमे से उभरा नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो उसके बारे में बताओ, वरना मुंह बंद रखो और डिवाइन बीस्ट की शक्तियों जैसा शब्द तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। स्नो व्हाइट एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन मेरे पास एक खतरनाक हमला है। भाड़ में जाओ। आर्यन ने उसे अपने दिल में बुरी तरह से कोसा। वो खुद को पानी की सतह के करीब और करीब होते देख रहा था। हालांकि डिमन बीस्ट की नजरों को देख वो बता सकता था कि वो हमला करने के लिए तैयार था। असहाय होकर आर्यन ने कहा, आगे बढ़ो और अपने खतरनाक हमले का इस्तेमाल करो। लेकिन अगर तुमने फिर से पीछे से हवा छोड़ी या फिर गंदगी निकाली तो मैं इस डिमन बीस्ट के मारने से पहले तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगा। वो वास्तव में फिर से ऐसा होता हुआ नहीं देखना चाहता था। स्नो व्हाइट ने आत्मविश्वास से कहा, मास्टर, आप बस देखो। इतना कहकर वो तुरंत सिस्टम स्पेस से बाहर निकला। लेकिन गुलुलु बाहर निकलते ही वो डूबने लगा। मास्टर, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। गुलुलु आह आह आह। स्नो व्हाइट ने पानी में खांसते और डूबते हुए मदद के लिए चिल्लाया। वो अपने चारों हाथों पैरों को बिना रुके चला रहा था। कुछ देर तक जूझने के बाद उसकी आंखें सफेद हो गईं। डिवाइन बीस्ट की शक्तियां, बस एक हमला। क्या यही तुम्हारा खतरनाक हमला है? तुम वास्तव में एक कमीने कुत्ते हो। आर्यन अवाक था। भले ही यह बेहद कड़वा था, लेकिन वो वहां नहीं रुक सकता था। उसने एक हाथ से स्नो व्हाइट को पकड़ा और एक हाथ से तेंदुआ लड़की को और अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरने लगा। मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? यह किस तरह का मूर्ख डिवाइन बीस्ट मुझे मिला है? इससे अच्छा तो मुझे कोई कुत्ता या बिल्ली मिल जाती तो मैं उनसे कोई उम्मीद तो नहीं रखता। आर्यन फिर से अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा। जब उस डिमन बीस्ट ने स्नो व्हाइट को देखा तो उसका शरीर हल्का सा कांप गया और फिर उसके शरीर की सभी हड्डियां अचानक उठ खड़ी हुईं और उसका शरीर आकार में दोगुना हो गया। इसके बाद वो बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए आर्यन की ओर बढ़ा। स्नो व्हाइट के शरीर की आभा ने उसे डरावना बना दिया, लेकिन साथ ही इसने उसे उत्साहित भी कर दिया। अब वो बेहद हिंसक हो चुका था। अब सब कुछ खत्म। मैं बाघेंद्र से बड़ी मुश्किल से बचा।
मैं नीचे लावा के गड्ढों में गिरने से लगभग बाल बाल बचा, लेकिन फिर भी मैं नहीं बचने वाला, क्योंकि अब ये खतरनाक डिमन बीस्ट मेरे पीछे पड़ गया है। आर्यन के दिल में निराशा भर गई और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वास्तव में उसके पास इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसका शरीर घायल हो गया था और थक चुका था। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा उसे स्नो व्हाइट और तेंदुआ लड़की को भी अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींचना पड़ रहा था। तेंदुआ लड़की पहले ही बेहोश हो चुकी थी। स्नो व्हाइट भी एक मृत कुत्ते में बदल गया था। इन परिस्थितियों में आर्यन के पास वास्तव में बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या मैं फिर से ऐसे ही मरने वाला हूँ? आर्यन का दिल निराशा, दुख, दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं अभी इस दूसरी दुनिया में आया हूँ। अभी तो मुझे शक्तिशाली बनना है और वापस अपनी दुनिया में जाना है। मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। वो गुस्से में था। उसका गुस्सा उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। दिमाग उसकी चेतना के सागर से जुड़ा हुआ था। किसी कारण से चेतना का सागर आध्यात्मिक शून्य चक्र से जुड़ा हुआ था, जिसने उसके लक मूल्य को सक्रिय किया, जो सीधे ड्रैगन स्लेयर से जुड़ गया। अचानक ड्रैगन स्लेयर ने एक अत्यंत अत्याचारी आभा जारी की। आभा के एक झटके के साथ एक अदृश्य शक्ति बाहर निकल गई। ड्रैगन स्लेयर की खतरनाक शक्तियों की वजह से डिमन बीस्ट एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उनका पीछा करने लगा। हालांकि ड्रैगन स्लेयर की खतरनाक आभा अभी भी पानी की गहराई में फैल रही थी। जैसे ही डिमन बीस्ट आर्यन को निगलने वाला था, तभी पूरे पानी में खौफनाक शक्तियां फैल गई। पानी की गहराई में एक बड़ी आंख धीरे से खुल गई, मानो यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को खिसका रहा था। उस आंख की चौड़ी पुतलियां सुनहरे रंग की थी और उससे निकलने वाला शक्तियों ने एक पल के लिए पानी में सब कुछ रोक दिया था। अचानक आर्यन को निगलने वाले डिमन बीस्ट का शरीर सिकुड़ गया। फिर वो वहां से दुम दबाकर भाग गया, जैसे उसने कोई भूत देखा हो, और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। आर्यन ने भी पानी की गहराई से निकलने वाली शक्तियों को महसूस किया। आग के गोले जैसी उस आंख को देखकर उसका दिल घबराया हुआ था। ड्रैगन। दूसरी तरफ चट्टान के ऊपर बाघेंद्र असाधारण रूप से गुस्से में था। वो कमीना कुत्ता और कुतिया दोनों नीचे गिरकर मर गए। यह उनके लिए बहुत आसान मौत है। मैं उन्हें जीवित देखना चाहता हूँ, ताकि मैं उन्हें अपने हाथों से मार सकूं। बाघेंद्र बहुत ज्यादा नाखुश था। वो अब तक उन दोनों को मार चुका होता, लेकिन इसके बजाय वो खुद ही मरने से बाल बाल बचा था। वो तो शुक्र है कि उसने फायर ईगल को वापस चट्टान पर उड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वरना वो भी नीचे लावा में गिरकर मर चुका होता। नीचे जाओ और उन्हें खोजो। मुझे उनका शरीर चाहिए, चाहे जीवित या फिर मृत। वो डिमन सेना के झंडे पर आर्यन का सिर लटकाना चाहता था और अपने बेटे की मृत्यु को श्रद्धांजलि देने के लिए आर्यन के खून का उपयोग करना चाहता था। और तेंदुआ लड़की, वो उसे कैसे जाने नहीं दे सकता था। उसका बेटा उसे बहुत पसंद करता था। अगर वो मर चुकी है तो क्या हुआ, तो भी वो उसे अपने बेटे के बगल में दफन करवाना चाहता था। एक उग्र बाघ योद्धा ने उत्सुकता से कहा, प्रमुख, डिमन सेना पहले ही इकट्ठा हो चुकी है। वो लोग सिंह परिवार की सेना पर हमला करने के लिए अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ प्रमुख, वो मर चुके होंगे। प्रमुख, मृत लोगों को छोड़कर आपको जीवित लोगों पर ध्यान देना चाहिए। डिमन सेना लगभग इकट्ठा हो गई थी। उनका नेतृत्व बाघेंद्र करने वाला था। अगर वो वहां मौजूद नहीं होगा तो वो पहले ही आधा हार चुके होंगे और आधा सिंह परिवार की सेना उन्हें मारकर हरा देगी। वो एक पुरानी कहावत है ना, चाहे सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक सेनापति के बिना सेना कभी भी भटक सकती है। बाघेंद्र ने ड्रैगन घाटी की ओर देखा, अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और आकाश की ओर देख बेतहाशा हंसा। आलोक सिंह, क्या तुमने यह देखा? तुम्हारा बेटा मेरे हाथों मारा गया है। एविल डिमन संत, क्या तुमने यह देखा? तुम्हारा बेटा मेरे हाथों मारा गया। हा 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 हा। बस इंतजार करो। हफ 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 हफ। आर्यन पानी के गड्ढे के किनारे पर लेटा हुआ था और एक बछड़े की तरह सांस ले रहा था। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने तेंदुआ लड़की की छाती पर कपड़ों को थोड़ा ढीला किया और दोनों हाथों से उसकी छाती पर दबाने लगा।
ताकि उसकी सांसें वापस आ सकें और पानी बाहर निकल सकें। ओह ओह थू थू थू। तेंदुआ लड़की के मुंह से पानी बाहर निकला और धीरे धीरे होश में आ गई। उसने कमजोर नजर से अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। आर्यन भाई, क्या हम मर चुके हैं? आर्यन हंसने लगा। यहाँ मेरे साथ तुम्हें खुद यमराज भी लेने नहीं आ सकता। फिर आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा, जिसकी आंखें सफेद हो गई थीं, शरीर के सभी अंग ऊपर की ओर थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया हो। अब नाटक करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें लात मारकर वापस पानी में फेंक दूंगा। ही स्नो व्हाइट तुरंत बेशर्मों की तरह हंसते हुए खड़ा हो गया। मास्टर, यह मेरी गलती है, यह वास्तव में मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पानी में अपना हमला इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तैर नहीं सकता और मैं बहुत घबरा गया था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं निश्चित रूप से अपने बड़े हमले का इस्तेमाल करूंगा। मास्टर, क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकते? अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुमने ऐसा क्यों किया? आर्यन ने स्नो व्हाइट के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारते हुए कहा। यहाँ अभी भी बाहरी लोग हैं, तुम्हारी वजह से मैं अपनी सारी इज्जत खो चुका है। क्या तुम अपने मास्टर की ऐसी इज्जत बनाओगे? आर्यन ने उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। आर्यन पीछे नहीं हटा और चिल्लाया, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ गरिमा भी बची है? तुमने मुझे बड़े हमले के नाम पर बार बार बेवकूफ बनाया। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे छोटा भाई को काट दूंगा। इसके साथ आर्यन ने स्नो व्हाइट को छोड़ दिया, उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की तो तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हालांकि आर्यन ने भले ही ऐसा कहा हो, लेकिन यह सिर्फ स्नो व्हाइट को डराने के लिए था। उसकी वजह से वो 2 बार मरते मरते बचा था और दोनों बार ही जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर वो उसे सबक नहीं सिखाता तो वो अपना सबक कभी नहीं सीखता और फिर से ऐसा कुछ हो सकता था। स्नो व्हाइट ने खुद को दोषी मानते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरे पास वास्तव में एक बड़ा हमला है। यह सुनकर आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। तुम अभी भी बड़े हमले की बात कर रहे हो? स्नो व्हाइट में कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने मन में सोचा, मास्टर, मैं वास्तव में एक बड़ा हमला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि मैं पानी में तैर नहीं सकता और अपने बड़े हमले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह बहुत निराशाजनक है। मास्टर, बस रुकिए, जल्दी या बाद में मैं आपको चौंका दूंगा। इसके तुरंत बाद वो गुस्से में वापस पेट सिस्टम में चला गया। चौथा आत्मा पत्थर निकाला और उसे अपने मुंह में रख लिया और अपने मन में सोचा, मैं निश्चित रूप से आपको चौंका दूंगा, मैं निश्चित रूप से एक बड़ा हमला करूंगा, मैं निश्चित रूप से, मैं स्नो व्हाइट अपने छोटे भाई की कसम खाता हूँ। आर्यन ने भी खुद को थोड़ा दोषी महसूस किया। अभी उसको थप्पड़ मारने की सजा बहुत भारी थी। इसके बाद उसने पेट सिस्टम में देखा, स्नो व्हाइट को कुछ खा रहा था। वो पूछने से खुद को रोक नहीं सका, तुम क्या खा रहे हो? स्नो व्हाइट ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और तुरंत अपना सिर हिलाया। आर्यन को लगा उसने गुस्से में मुंह फुलाया हुआ है, तो उसने आगे कुछ नहीं पूछा और कहा, मैं अभी गलत था, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे खेद है। स्नो व्हाइट की आंखें हिल गईं। वो इतना हिल गया कि उसकी आंखें आंसू से भर गईं, उसके चेहरे पर आंसू टपकने लगे। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, हाँ मास्टर हूँ। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से आत्मा पत्थर का पाउडर गिर गया। यह देखकर आर्यन घबरा गया और बोला, यह क्या है? स्नो व्हाइट का चेहरा सफेद हो गया और उसने तुरंत कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आत्मा पत्थर, मेरे आत्मा पत्थर, 50 आत्मा पत्थर। आर्यन ने सोचा कि कैसे मेघा ने नीलामी में 50 आत्मा पत्थरों के बदले उच्च श्रेणी के तालिस्मानी कागज खरीदे थे। 50 आत्मा पत्थरों की कीमत 5 करोड़ सोने के सिक्के थे। इसके अलावा आर्यन ने सोच रखा था कि वो उन्हें वापस मेघा को दे देगा। आखिर उसे संप्रदाय में आत्मा पत्थरों की जरूरत थी। हालांकि किसने सोचा होगा कि 1 महीने की छोटी सी अवधि में 50 में से केवल 3 आत्मा पत्थर बचे होंगे।
तुरंत हैरान रह गया यह देखकर कि 50 में से केवल 3 आत्मा पत्थर बचे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, स्नो व्हाइट बाहर आओ, बाहर आओ। ठीक है, यह सिर्फ आत्मा पत्थर हैं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चिंता मत करो। स्नो व्हाइट पेट सिस्टम के सबसे गहरे कोने में सिकुड़ कर बैठ गया और कहा, मास्टर, मैं अब आपको और भाभी को परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ ठीक हूँ। बाहर आओ, आर्यन चिल्लाया। स्नो व्हाइट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, अभी मुझे सोना है। इतना बोलने के तुरंत बाद उसका शरीर मुड़ गया और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। आर्यन इतने गुस्से में था कि वो पेट सिस्टम में अंदर जाना चाहता था और स्नो व्हाइट की खाल खींचना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आत्मा पत्थर खाने की? जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम कमीने कुत्ते कहीं के, तुम किसी काम के नहीं हो, ना तुम्हारे पास कोई बड़ा हमला है, ना तुम कोई डिवाइन बीस्ट हो। तुम मुझे 50 लाख वापस दो। आज से पहले वो एक अमीर आदमी था, लेकिन स्नो व्हाइट की वजह से वो एक झटके में गरीब बन गया। इसके अलावा सर्वजीत सिंह से मिले 50 लाख सोने के सिक्के भी उसने चाचा जी को वापस कर दिए थे। वर्तमान में वो फिर से एक गरीब बन गया था। क्या मेरी किस्मत में ही ऐसा कोई निकम्मा डिवाइन बीस्ट लिखा था? आर्यन रोना चाहता था, लेकिन कोई आंसू नहीं निकला। तेंदुआ लड़की ने आर्यन के गुस्से से भरे चेहरे को देखा और पूछा, आर्यन भाई, क्या बात है? आर्यन झुका और तेंदुआ लड़की की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए सहारा दो, मैं रोना चाहता हूँ। तेंदुआ लड़की ने कहा, आर्यन भाई, फायर ईगल का क्या हुआ? क्या हमें उसको ढूंढना नहीं चाहिए? हाँ, मैं इस बारे में तो लगभग भूल ही गया था। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया और अपने दिल में स्नो व्हाइट पर चिल्लाया, मैं तुम्हें अभी के लिए जाने दूंगा, तुरंत पता करो कि फायर ईगल कहाँ है। स्नो व्हाइट ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे माफ कर दिया गया हो और कहा, ठीक है मास्टर। 3 सेकंड बाद स्नो व्हाइट ने कहा, मास्टर, 1000 मीटर आगे एक कमजोर आभा है, फायर ईगल वहां होना चाहिए। जल्दी चलो, आर्यन ने तेंदुआ लड़की से कहा और तुरंत भागने लगा। यह फायर ईगल थी। बाघेंद्र के हमले की वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और उसी की वजह से उसे जबरदस्ती ऊपर की ओर उड़ान भरनी पड़ी। जैसे ही बाघेंद्र उसको छोड़कर चट्टान के ऊपर कूदा तो वो घायल अवस्था में नीचे गिर गई। सौभाग्य से कुछ पेड़ पौधों और शाखाओं ने उसे गिरने से बचा लिया और वो अभी भी जीवित थी। जैसे ही आर्यन उसके पास पहुंचा, उसने एक उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल निकाली और फायर ईगल को निगलने के लिए दी। फिर उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह ठीक है, यह ठीक है, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। हील पिल के ठीक होने की गति बहुत तेज थी। फायर ईगल की चोटें थोड़ी ठीक हो गई थीं, उसका जीवन अब खतरे में नहीं था। हालांकि उसके लिए फिर से उड़ान भरना पहले से ही असंभव था। उसके पंखों को ठीक होने में कम से कम आधे महीने का समय लगेगा। फायर ईगल ने कृतज्ञता से कहा, मास्टर, धन्यवाद। आर्यन ने खुद को दोषी मानते हुए कहा, नहीं, तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई, मुझे तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। फायर ईगल ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपने मेरे बच्चों को बचाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, थोड़ी देर आराम करो, आर्यन ने कहा। फिर तेंदुआ लड़की की ओर मुड़ा और उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। तेंदुआ लड़की ने कहा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम उड़ नहीं सकते, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा यह दुष्ट वर्जित क्षेत्र है। अगर दुष्ट ड्रैगन पूर्वज अभी भी यहाँ है तो वो हम सबका अच्छे से भोजन करेगा। आर्यन ड्रैगनों की तलाश करने के लिए ही वीरान पर्वत श्रृंखला के सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों में आया था। उसने पानी में जो खतरनाक शक्तिशाली आंख देखी थी, उसको पूरा यकीन था कि वो एक ड्रैगन था, लेकिन वो पानी में छिपा हुआ एक ड्रैगन था। इसका मतलब वो एक वाटर ड्रैगन है। लेकिन तेंदुआ लड़की ने तो कहा था कि वो एक फायर ड्रैगन है, आर्यन ने अपने मन में सोचा। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह का ड्रैगन है।
मुझे सिर्फ उसका ड्रैगन ब्लड चाहिए ताकि मैं दादाजी को बचा सकूं। इतना सोचने के बाद उसने तेंदुआ लड़की से कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वो वहां से निकल गया। ड्रैगन घाटी के दोनों किनारों पर ऐसी चट्टानें थीं जिन पर बंदर भी चढ़ नहीं सकते थे। आर्यन की तो बात ही छोड़िए। ड्रैगन घाटी के दोनों किनारों के बीच में एक ऊबड़-खाबड़ समतल मैदान था। इसका ऊबड़-खाबड़ होने का कारण यह था कि ये सभी गहरे गड्ढे ड्रैगन के पैरों के बड़े-बड़े निशान थे। कुछ गहरे गड्ढों में पानी था तो कुछ लावा से भरे हुए थे। इसके अलावा इन गहरे गड्ढों के किनारे पर लावा से भरी कुछ गुफाएं थीं। गुफाएं बहुत संकीर्ण थीं और किसी भी समय गर्म धधकते हुए लावा को ऊपर उछालती थी। धधकता हुआ लावा, ड्रैगन के पैरों के निशान, पानी, इन सब के कारण आर्यन का दिल थोड़ा कांप उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ दो ड्रैगन हो, एक वाटर ड्रैगन और दूसरा फायर ड्रैगन? या? आर्यन ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में सोचा, असंभव। इसके अलावा आर्यन को यकीन था कि यहाँ कोई 8 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ तो पश्चिमी दुनिया के छिपकली ड्रैगन होने चाहिए। आर्यन अपने मन में दृढ़ था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह का ड्रैगन था। उसे बस ड्रैगन ब्लड से मतलब था। जब तक उसे ड्रैगन ब्लड मिलता है तो वो किसी भी ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार था। इसके अलावा पश्चिमी दुनिया के छिपकली ड्रैगन पूर्वी ड्रैगन के समान स्तर पर नहीं थे। अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए आर्यन धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा था। पेटू, क्या तुम अपने आसपास कुछ और महसूस कर सकते हो? क्योंकि उसने अपने बड़े हमले का 2 बार उपयोग नहीं किया और उसे दंडित किया गया, और क्योंकि उसने गुप्त रूप से इतने सारे आत्मा पत्थर खाए थे, तो स्नो व्हाइट दिखावा करना चाहता था और आर्यन को खुश करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहता था। आर्यन के शब्दों को सुनकर स्नो व्हाइट ने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन्हें पूरे इलाके में फैला दिया। लगभग आधे मिनट बाद उसने कहा, मास्टर, घाटी में कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन घाटी की गहराई में एक विशाल गुफा है। वो ज्यादा दूर भी नहीं है। फिर भी मुझे गुफा में कुछ महसूस नहीं हो रहा है। गुफा? आर्यन के दिल की धड़कन रुक गई। चलो पहले गुफा के अंदर एक नजर डालें। आर्यन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन उतना ही ज्यादा उत्साहित भी था। एक गुफा का सीधा मतलब था कि वहां कोई ड्रैगन हो सकता है। उसने सिंह परिवार की कुछ पुरानी किताबों में पढ़ा था कि ड्रैगन ज्यादातर गुफाओं में रहना पसंद करते हैं और अपने अस्तित्व को लगभग छिपा कर रखे थे। जब तक उन्हें कोई परेशान नहीं करता है तब तक वो शांत रहते हैं। लेकिन यह बस कुछ किताबों में लिखी हुई बातें थी और आर्यन को सिंह परिवार के पूर्वजों और उनके लेखकों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। लेकिन बस एक बात ने उसे थोड़ा उत्साहित किया कि स्नो व्हाइट वहां कोई शक्तियां महसूस नहीं कर पा रहा था। आर्यन गुफा की दिशा में चला गया। जैसे ही वो गुफा से लगभग 10 मीटर दूर था, अचानक एक आवाज आई। यह एक ड्रैगन की जोरदार गर्जना थी। गुफा से धधकती और खतरनाक शक्तियां बाहर निकली, जिनसे आर्यन के लिए स्थिर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। इसके तुरंत बाद बूम बूम बूम, पूरी घाटी हिलने लगी और घाटी के सभी गड्ढों में लावा बादलों तक उछाल मारने लगा। पानी अपने आप उबल गया और धरती हिल गई, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। भाई आर्यन, तभी वहां तेंदुआ लड़की की आवाज सुनाई दी, जो फायर ईगल के साथ आर्यन का पीछा करते हुए वहां पहुंच गई थी। बूम बूम, तभी वहां दोनों तरफ की पहाड़ियों से चट्टानें फिसलकर लुढ़कने लगी। आर्यन ने देखा कि तेंदुआ लड़की के सिर पर एक बड़ा पत्थर गिरने वाला है। उसने तुरंत एक हीरकुंडी पिल खाई, अपना ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला, एक छलांग लगाई और विशाल पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद उसने फायर ईगल को सहारा दिया और कहा, तुम पहले गुफा में प्रवेश करो। पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें फिसल रही थी, बाहर रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही वो लोग अंदर गुफा में पहुंचे, उसी वक्त पहाड़ी से एक विशाल चट्टान ढहकर गुफा के प्रवेश द्वार पर गिरी, जिससे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। तेंदुआ लड़की का चेहरा काला हो गया। आर्यन भाई, अब हम क्या करें? आर्यन ने कुछ बार कोशिश करने के लिए ड्रैगन स्लेयर का इस्तेमाल किया, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर एक भूस्खलन हुआ था। आर्यन ने भौहें उठाकर कहा,
अब एकमात्र रास्ता है उस ड्रैगन को ढूंढना और उसे हमें बाहर निकालने देना। यही एक रास्ता था। इसके अलावा उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि गुफा का रास्ता बंद हो गया है या नहीं, क्योंकि उसे ड्रैगन को ढूंढने और उसका ड्रैगन ब्लड लेने से मतलब था। तेंदुआ लड़की दंग रह गई। आर्यन भाई, क्या वास्तव में यहाँ कोई ड्रैगन है? क्या यह वही दुष्ट ड्रैगन पूर्वज हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। तुम फायर ईगल के साथ यहीं मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन भाई, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तेंदुआ लड़की ने आर्यन के कपड़ों के कोने को खींचा, उसकी ओर देखते हुए अपनी आंखें झपकाईं और सहज भाव से कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और यह बेहद दयनीय था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका परिवार और कबीला खत्म हो चुका था और वो केवल आर्यन का अनुसरण करना चाहती थी। आर्यन से उसे सुरक्षा की भावना महसूस होती थी। आर्यन ने फायर ईगल की ओर देखा। फायर ईगल ने कहा, मास्टर, मैं ठीक हूँ, आप लोग जा सकते हैं। तो ठीक है, आर्यन ने तेंदुआ लड़की का हाथ खींचा और कहा, चुपचाप मेरे पीछे चलना, इधर उधर मत भागना, यहाँ बहुत खतरा है। तेंदुआ लड़की बहुत जंगली थी। आर्यन को वास्तव में डर था कि वो डिमंस को भड़काने के लिए इधर उधर घूमेगी जैसे उसने बाहर किया था। तेंदुआ लड़की ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हूँ और हाँ, यह मत भूलना कि आप मेरे पति हैं, इसलिए अब मैं आपकी हर बात मानूंगी ही। पति? आर्यन भौचक्का खड़ा रह गया। तेंदुआ लड़की उससे पहले ही आगे निकल चुकी थी। उसने आर्यन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, पति, तुम अभी भी वहाँ किस लिए खड़े हो, जल्दी करो। आर्यन अजीब तरह से मुस्कुराया और अपने आप में सोचा, वो मासूम और खुश तेंदुआ लड़की फिर से वापस आ गई है। दरअसल तेंदुआ लड़की कुछ नहीं भूली नहीं। यह बस इतना था कि वो आर्यन के सामने थोड़ी खुश दिखना चाहती थी ताकि वो उसके बारे में चिंता न करे। एक नादान लड़की कुछ ही दिनों में परिपक्व हो गई थी। हालांकि तेंदुआ लड़की हमेशा आर्यन के सामने एक मासूम लड़की होने का नाटक करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यन को उसकी मुस्कान देखना पसंद है। आर्यन ने तुरंत उसका पीछा किया ताकि वो कुछ उल्टा सुल्टा ना कर दे और स्नो व्हाइट से पूछा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? स्नो व्हाइट ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह गुफा बहुत बड़ी है, यह एक भूमिगत भूल भुलिया की तरह है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो गहराई में चलते हैं। तेंदुआ लड़की ने आर्यन का हाथ खींचा और कहा, पति, क्या हम वास्तव में दुष्ट पूर्वज की तलाश करने जा रहे हैं? आर्यन ने तेंदुआ लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। मुझे उसका खून लेना है और केवल उसे ढूंढने से ही हम बच पाएंगे। ओह, तेंदुआ लड़की ने कहा, क्या आप उसे मार देंगे? ओह, आर्यन हंस पड़ा, मुझे भी नहीं पता। ओह, फिर तेंदुआ लड़की ने कुछ सोचा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे बिना मारे ही काम करा ले? अगर तुम कह रही हो तो मैं उसे नहीं मारूंगा, आर्यन ने हंसते हुए कहा। उसे नहीं लगा कि तेंदुआ लड़की के हाव भाव में कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरों में वो बहुत दयालु थी। तेंदुआ लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पति इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। आर्यन ने उसकी मुस्कान को देखा और खुशी महसूस की और कहा, पति, तुम मुझे अपना असली पति कब बनने दोगी? तेंदुआ लड़की एक पल के लिए चौंक गई। वो रुक गई और आर्यन की ओर देखा और सीधे पूछा, क्या आपको मेरा शरीर चाहिए? उसने यह सवाल सीधे ही पूछ लिया था, जिससे आर्यन का दम घुट गया। उसने तो बस ऐसा मजाक में कहा था। तेंदुआ लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप यह कर सकते हैं। ओह, आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत तेंदुआ लड़की का हाथ खींचा और कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। तेंदुआ लड़की बहुत सीधी थी। आर्यन ने तो बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था। तेंदुआ लड़की अंदर ही अंदर मुस्कुराई और अपने मन में सोचा, आर्यन भाई, मुझे पता था कि आप ऐसे नहीं हैं। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए
उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था और खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर ड्रैगन घाटी के बाहर डिमंस की सेना इकट्ठा हो चुकी थी। बाघेंद्र एक डिमन भालू पर सवार था। उसने अपने चेहरे पर एक उग्र बाघ का मुखौटा पहने हुआ था। उसके हाथ में खोपड़ी से बना एक हथियार था, जिसे आसमान की ओर लहराते हुए उसने गर्जना करते हुए कहा, डिमन सेना तैयार हैं। हाँ 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 हाँ। 1,00,000 डिमंस की सेना की आवाजों ने आसमान हिला दिया, जिससे आसपास के डिमन बीस्ट डर से इधर उधर भागने लगे। जंगल की गहराई में ओजस की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो गंभीर दिखने लगा। सेनापति व्हाइट, हमें क्या करना चाहिए? अलका ने एक पल के लिए सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने मन में कहा, आलोक, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें निराश किया। वो केवल पृथ्वी को सूचित करने के लिए अंधेर घाटी लौट सकती थी और उसे युद्ध की तैयारी के लिए सिंह परिवार की सेना को इकट्ठा करने के लिए कह सकती थी। अगर उसने थोड़ी सी भी देर की तो बाघेंद्र डिमन की सेना के साथ सिंह परिवार की सेना पर हमला कर देगा। चाहे कुछ भी हो, अलका एक अनिर्णायक महिला नहीं थी। इस बारे में सोचे बिना कि उसने क्या फैसला किया था, वो तुरंत मुड़ गई और कहा, अंधेर घाटी वापस चलो और युद्ध की तैयारी करो। अपने युद्ध घोड़े पर सवार होकर अलका ने अपने मन में सोचा, आर्यन, तुम्हें जीवित रहना ही होगा। पिछले 1 दशक से डिमंस की सेना फ्लेन वैली में छिपी हुई थी। सिंह परिवार की सेना ने सोचा कि डिमन सेना डर चुकी है और अब सिंह परिवार की सेना के खिलाफ नहीं लड़ सकती है। इसी कारण से पिछले कई वर्षों से सिंह परिवार की सेना ने सुरक्षा में काफी ढील दे दी थी। अगर डिमन सेना ने अचानक हमला किया तो सिंह परिवार की सेना को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर 1,00,000 डिमन की सेना सीधे फायर ग्लास शहर पर हमला करेगी। सबसे पहले इसका खामियाजा सिंह परिवार को भुगतना पड़ा। अलका जानती थी कि डिमन सेना का नेतृत्व करने वाला बाघेंद्र सिंह परिवार से बहुत ज्यादा नफरता करता था। अगले दिन पृथ्वी अंधेर घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और अलका और घुड़सवार सेना को वापस लौटते हुए देख रहा था। यह देखकर कि वो आर्यन को वापस नहीं लाई, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगता है कि वो कचरा वहीं मर गया। हम, यही तुम्हारा भाग्य है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पृथ्वी ने कहा, आलोक, तब तुमने अलका का दिल तोड़ दिया था और अब तुम्हारा बेटा सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों में मारा गया। यह तुम्हारे कर्मों की सजा है। धम धम धम। जैसे ही अलका ने अंधेर घाटी में प्रवेश किया, उसने तुरंत युद्ध का ढोल बजाया। पृथ्वी का चेहरा काला हो गया और तुरंत पहाड़ी से नीचे कूद गया। युद्ध के ढोल किसने बजाए? क्या हुआ? क्या हो रहा है? ढोल क्यों बज रहे हैं? सेनापति व्हाइट वापस आ गई है। अंधेर घाटी का मुख्यालय। अलका ने उन्हें वो सब कुछ बताया जो उसने देखा था। पूरी बात सुनने के बावजूद भी पृथ्वी ने बस इतना पूछा, अलका, तुमने क्या कहा कि वो लड़का अभी तक मरा नहीं है? अभी उसे केवल आर्यन के जिंदा होने और ना मरने की ज्यादा फिक्र थी। यह सुनकर अलका को गुस्सा आ गया और उसने कहा, पृथ्वी, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम इससे निराश हो कि आर्यन अभी तक मरा नहीं है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह परिवार की सेना को दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए जुटाया जाए। पृथ्वी की पलकें ऊपर की ओर उठ गई और उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, 16 साल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था, जब तुमने आलोक की वजह से ऐसा किया था, और इस बार उसके बेटे की वजह से हम। अलका, क्या तुम पिछली बार की सजा भूल गई हो? पिछली बार आलोक को बचाने के लिए अलका ने सैन्य स्थिति के बारे में झूठ बोला था। उस समय उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसके दिल में केवल आलोक था। वो उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। उस वक्त उसे सेना से झूठ बोलने की सजा के तौर पर 300 कोड़े पड़े थे और आधे साल के लिए एक गुफा में बंद कर दिया गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का कभी पछतावा नहीं हुआ। अलका चौंक गई। उसने पृथ्वी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आर्यन के लिए फिर से सैन्य स्थिति के बारे में झूठ बोलूंगी? क्या ऐसा नहीं है? पृथ्वी की आंखें चमक उठीं, उसकी आभा बेहद कठोर हो गई और वो चिल्लाया, अलका, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सैनिकों को नहीं भेजूंगा।
अलका ने बलदेव और अतुल की ओर देखा, लेकिन उनका भी एक जैसा हाव भाव था और उन्होंने भी अपना सिर हिलाते हुए साफ मना कर दिया। तीनों में से किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। धम। अलका ने सीधे घुटने टेक दिए और कहा, मुझे पता है कि आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं कसम खाती हूं कि मैंने इस बार डिमन सेना के बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। 1,00,000 डीमन की सेना जल्द ही फ्लेम वैली से बाहर निकलेगी और सीधे अंधेर घाटी की ओर बढ़ेगी। अगर हमने जल्दी नहीं की तो हम अपना बचाव खो देंगे और फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह फिर से एक चाल है। पृथ्वी के दिल में दर्द हो रहा था और अपने चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ उसने कहा, पिछली बार तुमने आलोक के लिए पुराने सेनापति के सामने घुटने टेक दिए थे। अभी इस बात को ज्यादा दिन नहीं बीते कि तुम अब उसके बेटे के लिए घुटने टेक कर बैठी हो। अलका, क्या तुम्हारे घुटने बेकार हैं? यह मत भूलना कि तुम सिंह परिवार की सेना का हिस्सा हो। फिर तुम ऐसे किसी के लिए घुटने कैसे टेक सकती हो? पृथ्वी की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। अलका खड़ी हुई और बुरी तरह से हंसने लगी और कहा, क्या तुम तीनों सच में सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हो? तीनों कुछ नहीं बोले। पृथ्वी ने कहा, अलका, ऐसा नहीं है कि हम सैनिकों को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सिर्फ इतना है कि सिंह परिवार की सेना कचरे के एक टुकड़े के कारण सैनिकों को नहीं भेजेगी। क्या तुम बस इतनी सी बात को नहीं समझ पा रही हो? अचानक अलका ने एक गहरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पृथ्वी, तुम बार बार कह रहे हो कि आर्यन एक कचरा है, आर्यन एक कचरा है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोई टूटी हुई पसंदियों के साथ, बिगड़ी हुई नसों के जंजाल के साथ, शून्य ड्रैगन के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है? और क्या तुम्हें लगता है कि कोई 1 साल के भीतर युद्धात्मा स्तर पर पहुंच सकता है? क्या तुम्हें लगता है इतनी कम शक्तियों के साथ कोई हजारों सालों से गुम ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला से ढूंढ कर ला सकता है? पृथ्वी, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? अलका की आवाज बेहद दबंग थी। उसने हर वाक्य के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और हर वाक्य के साथ एक कदम आगे बढ़ी। हर शब्द एक तीर की तरह था। पृथ्वी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, उसके दांत कस गए और उसने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अलका, अगर वो आलोक का बेटा नहीं होता तो क्या तुम कभी भी अपने सेनापति पद का दाव खेलती? क्या तुम कभी भी घुटने टेक कर और हमसे भीख मांगती? तो क्या हुआ अगर वो कचरा नहीं है? सिर्फ शून्य ड्रैगन ब्लड के आधार पर ही उसके पास एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा बनने की योग्यता नहीं है, और इससे भी अधिक उसके पास सिंह परिवार की सेना का प्रभारी होने की योग्यता नहीं है। मैं कभी भी उसके लिए एक भी सैनिक नहीं भेजूंगा। पृथ्वी ने हमेशा अपने दिल में आर्यन को नीचा देखा था और यह शून्य ड्रैगन ब्लड के कारण था। केवल यही आर्यन को अयोग्य बनाने के लिए काफी था। ठीक है, अगर तुम लोग अपनी सेना नहीं भेजोगे तो मैं अपनी व्हाइट सेना को भेजूंगी। यह कहते हुए अलका गुस्से में मुख्यालय से बाहर निकल गई। उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। पृथ्वी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अलका, क्या तुम इसके परिणामों के बारे में जानती हो? वहीं रुक जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने कहा वहीं रुक जाओ। अलका ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो सीधे अपने घोड़े पर चढ़ गई और व्हाइट सेना के शिविर की ओर निकल गई। कुछ मिनट बाद पूरी व्हाइट सेना के 8,000 घुड़सवार सैनिक बाहर निकले और जल्दी से बाघ दर्रे की ओर बढ़ गए। मुख्यालय कक्ष में अतुल ने कहा, बड़े भाई, क्या इस बार यह सच हो सकता है? पृथ्वी हंसने लगा और बोला, अलका केवल आर्यन को बचाना चाहती है। अगर वो उसे बचाना चाहती है तो उसे बचाने दो। जब वो खून से लथपथ होगी तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। हम दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। शुरू से अंत तक पृथ्वी ने कोई सैनिक नहीं भेजा। उसकी राय में उन्हें किसी भी सेना को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वो इंतजार कर रहा था आर्यन के मरने का, और वो इंतजार कर रहा था कि कब अलका वापस निराश होकर लौटेगी और घुटने टेक कर अपनी गलतियों की माफी मांगेगी। उसे खुद पर पूरा विश्वास था कि उसने बिल्कुल सही किया। दूसरी तरफ गुफा में आर्यन और तेंदुआ लड़की पूरे दिन और रात चलने के बाद अचानक स्नो व्हाइट की आवाज से रुके। यह स्वाभाविक था कि उसकी आवाज केवल आर्यन सुन सकता था।
मास्टर आगे कुछ हैं? स्नो व्हाइट ने कहा। आर्यन की अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। उसने तेंदुआ लड़की को अपने पीछे खींचा और नीची आवाज में स्नो व्हाइट से पूछा, आगे क्या है? स्नो व्हाइट ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हमारे सामने एक बड़ी अंधेरी झील है। मुझे झील में कुछ खतरनाक शक्तियां महसूस हो रही है और मुझे लगता है कि शायद ये वो हो सकता है। अंधेरी झील, खतरनाक शक्तियां। आर्यन के दिल की धड़कन रुक गई। उसने तुरंत उस बड़ी आंख के बारे में सोचा। उसका दिल कांप गया और कहा, क्या यह एक ड्रैगन है? तेंदुआ लड़की ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन भाई, क्या आपको दुष्ट पूर्वज मिल गया है? यहीं रुको और हिलना मत। मैं आगे जाकर देखता हूं कि वो यहाँ है या नहीं, आर्यन ने कहा। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दुष्ट पूर्वज था या विशाल ड्रैगन। जब से वो यहाँ आया था तब से ही उसे ड्रैगन ब्लड की तलाश थी। स्नो व्हाइट के शरीर पर वुल्फ के सफेद फर स्टील की सुइयों की तरह खड़े हो गए। उसने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उसका हाव भाव बेहद घबराया हुआ था और उसके गले से एक धीमी वुल्फ की गर्जना आ रही थी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा और स्नो व्हाइट के निर्देश के अनुसार उसे बहुत जल्द अंधेरी झील मिल गई। क्या वो यही है? हाँ, लेकिन मास्टर, नीचे मत जाना, स्नो व्हाइट ने कहा और उसे याद दिलाया। उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा खौफनाक है। मैंने इससे पहले कभी इतनी खौफनाक शक्तियां महसूस नहीं की। यहाँ तक कि बाघेंद्र का सामना करते समय और युद्ध बुर्जुक का सामना करते हुए भी उसने ऐसा नहीं किया। हफ! आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी, झील की सतह को देखा और ठंड से कहा, अब तुम्हारी बक बक बंद हो गई हो तो बाहर और मेरे साथ उसका सामना करो। मास्टर, क्या आप पागल हैं? इसके बाद फिर वो मजबूरी में पेट सिस्टम से बाहर निकला और सीधे आर्यन की बगल में आकर खड़ा हो गया। इस वक्त स्नो व्हाइट के शरीर से निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक थी। यह एक डिवाइन बीस्ट की शक्तियां थी। मास्टर, आप मेरे छिप जाओ, यह चीज साधारण नहीं है। उसने झील की सतह को देखा और आर्यन से कहा। अचानक झील की सतह पर उथल पुथल मचने लगी और झील की शांत सतह उग्र लहरों से भर गई। पूरी झील असामान्य रूप से उत्तेजित हो गई। तभी पानी में एक धमाके की आवाज के साथ एक विशाल काला शरीर खड़ा हो गया। उस विशाल शरीर के खड़े होने के बाद झील का आधा पानी लगभग खत्म हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसकी दो सुनहरी आंखें सीधे आर्यन को देखने लगी। इंसान, ड्रैगन, एक अतुलनीय विशाल ड्रैगन, पश्चिमी दुनिया का एक ड्रैगन। आर्यन उत्साह से कांप रहा था। झील के बीच में विशाल ड्रैगन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। अब दादाजी बच जाएंगे, हा हा हा। आर्यन ने सीधे कहा, मुझे आपका ड्रैगन ब्लड चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? उसकी बात खत्म होने से पहले ही विशाल ड्रैगन जोर से दहाड़ा और अपना नुकीला मुंह खोला, जिसमें आग की तरह लाल रोशनी चमकने लगी। आर्यन अचानक चिल्लाया, वो फायर हमला करने वाला है। उसने स्नो व्हाइट को उठाया और झील में कूद गया। एक जोर की दहाड़ के साथ ड्रैगन ने अपने मुंह से फायर हमला किया। यह हमला लावा के एक छिड़काव की तरह था, जिससे पूरी गुफा दिन के उजाले की तरह रोशन हो गई। इसके अलावा चट्टानें पिघल गई थीं। इस फायर की तुलना केवल 3 ट्रयू फायर से की जा सकती थी। ये बेहद शक्तिशाली और खतरनाक थी। ये एक फायर ड्रैगन की असली शक्तियां थी। इंसानी बच्चे, तुम्हें मेरा ड्रैगन ब्लड चाहिए? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए या इतना काफी है? विशाल ड्रैगन की आवाज ने पूरी गुफा को हिलाकर रख दिया, जिससे गुफा की छत से चट्टानें लगातार गिरती रहीं और एक एक करके झील में गिरती गईं। आर्यन ने स्नो व्हाइट को किनारे पर फेंक दिया, विशाल ड्रैगन को देखा और कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। अच्छा, बात करना चाहते हो? इतना बोलने के तुरंत बाद ड्रैगन ने अपने मुंह से पानी खींचा। तो फिर ठीक है, बात करते हैं। जैसे ही पानी उसके गले तक पहुंचा, वैसे ही वो बर्फ की तलवारों में बदल गया। अनगिनत बर्फ की तलवारें फूट पड़ी, जिससे तलवारों की बारिश हुई और आर्यन के चारों ओर से भागने का रास्ता बंद कर दिया। बर्फ, अग्नि, क्या यह एक आइस फायर ड्रैगन है? आर्यन और भी ज्यादा खुश हो गया। एक तत्व की शक्ति के साथ एक ड्रैगन पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था और यह तो 2 तत्व वाली शक्ति का ड्रैगन था।
हालांकि 10,000 बर्फ की तलवारों का सामना करते हुए आर्यन ड्रैगन स्लेयर को बुलाना चाहता था, लेकिन तभी स्नो व्हाइट चिल्लाया, मास्टर, मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक जोरदार वुल्फ की गर्जना के साथ स्नो व्हाइट का शरीर अचानक बड़ा हो गया। फिर उसने सीधे आर्यन के सामने खड़े होकर अपने विशाल शरीर का उपयोग बर्फ की तलवारों को रोकने के लिए किया। हुश 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 हुश। स्नो व्हाइट ने आर्यन के सामने खड़े होकर अपने शरीर से बर्फ की तलवारों को रोकना जारी रखा, जिनकी वजह से उसके शरीर से खून बहने लगा और उसका पूरा शरीर छलनी होता जा रहा था। इस वक्त स्नो व्हाइट को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि उसने इसे बर्दाश्त करते हुए अपने दांतों को खोला, विशाल ड्रैगन को देखा, उसकी आंखें भयावह हो गईं और वो चिल्लाया, यह सिर्फ एक बड़ा ड्रैगन है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइस फायर ड्रैगन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। स्नो व्हाइट कहीं से भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वो केवल डिवाइन बीस्ट का एक बच्चा था और उसकी शक्तियां आइस फायर ड्रैगन से बहुत ज्यादा कम थी। आइस फायर ड्रैगन के हमले का सामना करने में सक्षम होना पहले से ही एक शक्तिशाली अस्तित्व था। अगर वो एक डिवाइन बीस्ट नहीं होता तो वो अब तक कब का आइस फायर ड्रैगन के हमले का शिकार हो चुका होता। लेकिन उसकी शक्तियां तेजी से खर्च होती जा रही थी और वो आइस फायर ड्रैगन के हमले का सामना नहीं कर पा रहा था। हालांकि स्नो व्हाइट उन लोगों में से था जो मरना पसंद करेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। आर्यन सिस्टम के माध्यम से आइस फायर ड्रैगन को समझना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि सिस्टम के पास आइस फायर ड्रैगन के बारे में जानकारी बहुत कम थी। जब वो ऐसा कर रहा था, अचानक उसकी नजरें तेंदुआ लड़की पर पड़ी जो अकेले झील के दूसरी तरफ भटक रही थी। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया, तेंदुआ लड़की, सावधान रहो, जल्दी वापस जाओ। तेंदुआ लड़की ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो एक विशाल पत्थर की पटिया के पास गई और धीरे से कुछ जप करते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। उसी समय आइस फायर ड्रैगन अचानक बौखला गया और चारों तरफ घूमते हुए उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और शक्तियों के साथ उसकी पीठ से पंख बाहर निकलने लगे। जैसे ही उसके विशाल पंख बाहर निकले, उसका शरीर अचानक बिजली की गति से तेंदुआ लड़की की ओर बढ़ते लगा। आर्यन के दांत कस गए और वो गुस्से में चिल्लाया, रुको, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसकी बातों को आइस फायर ड्रैगन पर कोई असर नहीं पड़ा। यह देखकर उसने तुरंत अपना ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला। ड्रैगन सालियर। उसने ड्रैगन स्लेयर को अपने हाथों में पकड़ा और अपनी पूरी गति से भागने लगा। इसके अलावा साथ ही उसने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। विंड शेडो स्टेप। इसके तुरंत बाद उसकी गति बिजली की तरह तेज हो गई और साथ ही वो स्नो व्हाइट पर चिल्लाया, उसे रोको। स्नो व्हाइट ने एक तेज गर्जना की और अपने डिवाइन बीस्ट के तेज पंजों से आइस फायर ड्रैगन पर पीछे से जोरदार हमला किया। बूम। इस हमले से आइस फायर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्नो व्हाइट के तेज पंजे उसके पिछवाड़े पर लगे हो, जिससे वो अतुलनीय रूप से गुस्सा हो गया। मास्टर, स्नो व्हाइट ने चिल्लाकर कहा। इस समय आर्यन पहले से ही तेंदुआ लड़की के बगल में खड़ा था और उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर था। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा और ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। आर्यन ने एक साथ ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों का इस्तेमाल किया, जिससे ड्रैगन स्लेयर पर शक्तियों की एक परत जम गई। वो यही नहीं रुका, उसने ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को घुमाते हुए ड्रैगन कट का पहला पड़ाव इस्तेमाल किया। हवा कट और सीधे आइस फायर ड्रैगन के पंखों पर हमला किया। इस बार हवा कट के हमले में फायर शक्तियां भी मिली हुई थी, जिससे यह 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया और सीधे आइस फायर के पंखों से टकरा गया। हालांकि इससे आइस फायर ड्रैगन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इतना महसूस हुआ होगा जैसे उसे किसी ने सुई चुबाई हो, क्योंकि आर्यन के इस हमले से उसे बस 5 अंक का नुकसान हुआ था, जो पूरी तरह से बेकार था। आइस फायर ड्रैगन की HP 10 लाख अंक थी। 5 अंकों का नुकसान बस समुद्र में एक बूंद कम होने जैसा था, पूरी तरह से बेकार। मैं चाहता हूँ, आर्यन मुस्कुराया और उत्साह से हंसा। उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया।
इस विचार के आते ही उसका खून खौल गया। तेंदुआ लड़की दंग रह गई और बोली, आर्यन भाई, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि वो मेरा पालतू बने, आर्यन ने आइस फायर ड्रैगन को देखते हुए कहा, जिसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थी। ओह मास्टर, आप? तेंदुआ लड़की के साथ साथ स्नो व्हाइट भी दंग रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहता है। आइस फायर ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बुरी तरह से गर्जना करने लगा और उसने तिरस्कार से कहा, इंसानी बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पालतू बना सकते हो? क्या तुम इस लायक हो? अच्छा, क्या सच में ऐसा है? हा हा हा। आर्यन बेतहाशा हंसा और तेंदुआ लड़की से कहा, उसे आजमाओ, चलो देखते हैं कि क्या वो फिर भी इतना घमंडी रहता है या नहीं। जैसे ही आर्यन ने बोलना बंद किया, तेंदुआ लड़की ने कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप किया। इसके तुरंत बाद मंत्रों के जाप की शक्ति ने कुछ काली जंजीरों पर एक सुनहरी परत जमा दी, जिससे तेंदुआ लड़की काली जंजीरों को नियंत्रित करने लगी। तेंदुआ लड़की ने काली जंजीरों को एक जोरदार झटका मारा। जैसे ही उसने ऐसा किया, दूसरी तरफ आइस फायर ड्रैगन ने एक दर्दनाक चिंगाड़ मारी। तेंदुआ लड़की के एक बार ऐसा करने से आइस फायर ड्रैगन को बहुत बड़े अंकों की एचपी का नुकसान हुआ। इससे आर्यन आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। क्या तुम अभी भी नहीं मानोगे? हफ हफ हफ। आइस फायर ड्रैगन ने अपने नथनों से आग की लपटें उगल दी। उसकी दो सुनहरी आंखें सीधे आर्यन की ओर देख रही थीं। बिल्कुल भी नहीं, उसने गंभीरता से कहा। ओह, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने आइस फायर ड्रैगन के सिर के ऊपर उसकी एचपी को देखा और बोला, कुछ झटके और दो, उसने बिना मुड़े तेंदुआ लड़की से कहा। बूम बूम, कलिंग कलिंग। काली जंजीरों के दो झटकों के साथ लगातार दो तेज धमाके हुए। आइस फायर ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो गया था और बहुत ज्यादा दर्द में था। उसने आर्यन की ओर देखा और चिल्लाया, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो खुद आओ। अगर तुम मुझे पालतू बनाना चाहते हो तो दिखाओ तुम इसके लायक हो भी या नहीं। वो तेंदुआ लड़की के हमलों का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब दिमन संत ने उसे सील किया था तो उसने जंजीरों पर किसी प्रकार की बंधन शक्ति स्थापित की थी और मंत्रों की शक्ति उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? आर्यन भाई, तेंदुआ लड़की को चिंता होने लगी। स्नो व्हाइट ने भी कहा, मास्टर, ऐसा मत करना। आर्यन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसने तेंदुआ लड़की से कहा, उसे किनारे तक खींचो। ड्रैगन दुनिया की सबसे अहंकारी प्रजाति थी। वो सर्वोच्च प्राणी थे और मनुष्यों के लिए तो क्या, वो किसी के भी सामने नहीं झुकते थे। ड्रैगन पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन आर्यन फिर भी कोशिश करना चाहता था, क्योंकि एक बार जब आइस फायर ड्रैगन ने समर्पण कर दिया तो वो असीमित मात्रा में ड्रैगन ब्लड हासिल कर सकता था। वो न केवल अपने दादा को बचा सकता था बल्कि सिंह परिवार के योद्धाओं और सिंह परिवार की सेना के सैनिकों के शरीर में ड्रैगन ब्लड की मात्रा बढ़ा सकता था। इस तरह सिंह परिवार की ताकत आसमान छू जाएगी। उस समय फायर ग्लास राजवंश में कौन सिंह परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? यहाँ तक कि शाही परिवार को भी अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर वो आइस फायर ड्रैगन को मार देता और ड्रैगन ब्लड प्राप्त करता तो वो बस अपने दादाजी को बचा सकता था। यह ड्रैगन ब्लड की बर्बादी होती। इसके अलावा अगर तेंदुआ लड़की उसे मारना चाहती तो वो उसे आसानी से मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा दयालु थी। वो आइस फायर ड्रैगन को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। अगर ऐसा कोई तरीका होता कि वो जिंदा भी रहे और उसका काम भी पूरा हो जाए तो वो सबसे बेहतर विकल्प होगा। एक और कारण था, और यह सबसे महत्वपूर्ण कारण भी था। अगर वो एक आइस फायर ड्रैगन को पालतू बना लेता है तो यह कितना अद्भुत होगा। इस ख्याल भर से ही उसके पेट में खुजली हो रही थी। अगर वो एक आइस फायर ड्रैगन को पालतू बना लेता है तो वो न केवल उसका ड्रैगन ब्लड इस्तेमाल कर सकता था बल्कि उसकी सवारी करते हुए राजकुमारी इरा के घमंड को चोट पहुंचा सकता था। श्रीधर प्रजापति को घुटनों पर बिठा सकता था।
हेवंत और उसके पिता जमाल को डरा सकता था। नारद ब्रह्मा को उसकी औकात बता सकता था। फिर क्या तीनों स्तंभ और शाही परिवार कभी भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। एक ड्रैगन की सवारी करते हुए वो किसी को भी डरा धमका सकता था। फिर वो उन्हें बता सकता था कि वो न केवल डिवाइन ड्रैगन को मार सकता है, बल्कि वो विशाल ड्रैगन को भी पालतू बना सकता है। जो कोई भी सिंह परिवार की ओर आंख उठाने की हिम्मत करेगा, उसका एक ही अंजाम होगा, और वो था मौत। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए आर्यन ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है, और अपने दिल में सोचा, आर्यन, यह तुम्हारा पालतू जानवर है, तुम्हें इसे काबू करना ही होगा। यह सोचते सोचते वो कदम दर कदम ऊपर चला गया। आइस फायर ड्रैगन ने अपनी आंखें हिला दी, उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं, उसका गला गर्जने लगा, उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। वो किसी भी समय आर्यन पर हमला करने के लिए आग का गोला छोड़ सकता था। तेंदुआ लड़की अतुलनीय रूप से चिंतित थी। स्नो व्हाइट के शरीर से खतरनाक शक्तियां निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगर आइस फायर ड्रैगन ने आर्यन पर हमला किया तो वो उससे पहले ही हमला कर देता। आखिर यह उसका हुक्म का इक्का था, जिसे दिखाने का उसे अभी तक मौका नहीं मिला था। इंसानी बच्चे, क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? आइस फायर ड्रैगन की आवाज गहरी थी और उसकी सांस पहले ही आर्यन के चेहरे तक पहुंच चुकी थी। उसकी सांसों से निकलने वाली शक्तियां भर ही बेहद गर्म और खतरनाक थी। लेकिन आर्यन फिर भी आगे बढ़ता रहा और बोला, मुझे डर है, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। शायद इस दुनिया में मुझसे ज्यादा मौत से कोई नहीं डरता। आइस फायर ड्रैगन ने अपनी आंखें खुली रखते हुए आर्यन को देखा। अगर तुम्हें मौत का इतना डर है तो भी तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की? उसने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे मृत्यु से डर लगता है, तभी मैंने आने की हिम्मत की। अगर मुझे मृत्यु से बचना है और लोगों को डराना है, खुद निडर बनना है, तो मुझे यह करना ही था। और यह सब करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम यहाँ कैद क्यों हो? क्योंकि तुम्हें भी मृत्यु का डर है। यह सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ गया। बच्चे, तुम मौत को गले लगा रहे हो। उसके गले से आग का गोला बस निकलने ही वाला था। तभी काली जंजीरें भी थोड़ा हिलने लगी, क्योंकि तेंदुआ लड़की पूरी तरह से तैयार थी। अगर आइस फायर ड्रैगन ने आर्यन पर हमला करने की कोशिश की तो वो उसे पहले ही मार देती। उसके लिए आर्यन से बढ़कर कोई नहीं था। आर्यन तुमरत चिल्लाया। तेंदुआ लड़की, नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होता है, लेकिन तुम कुछ मत करना। सुनहरी परत जमी काली जंजीरें झील के तल में वापस डूब गईं। आइस फायर ड्रैगन की आंखें भयावह हो गईं, उसके मुंह में आग की लपटें से धधकता आग का गोला पहले से ही बनकर तैयार हो गया था, और वो कभी भी हमला कर सकता था और आर्यन को जलाकर राख में बदल सकता था। आर्यन उसके सामने, उसके मुंह के ठीक बगल में खड़ा था। आइस फायर ड्रैगन के मुंह में जलते हुए आग के गोले को देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हें आजादी दिला सकता हूँ, मैं तुम्हें घमंड से जीने का मौका दे सकता हूँ। 3 वाक्य, एक बार में एक शब्द। आइस फायर ड्रैगन की आंखें काली हो गईं। इस मनुष्य को देखकर, जो केवल युद्ध आत्मा स्तर का एक योद्धा था, से किसी कारण से उसका दिल कांप गया। उसके मुंह में आग का गोला तैयार था, उसे हमला करना चाहिए या नहीं, वो सोचने लगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, उसका शरीर स्थिर था और वो उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो इस वक्त एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहा था। दांव पर उसने अपनी जान लगा रखा थी। अगर वो दांव हारता तो कीमत मौत होगी। उसकी हथेलियों से ठंडा पसीना निकल रहा था, लेकिन आर्यन का दिल बेहद शांत था। उसे वास्तव में एक बड़े विशाल ड्रैगन की जरूरत थी। सिंह परिवार को इसकी जरूरत थी। उनकी आंखें मिल गईं और आइस फायर ड्रैगन आर्यन की आंखों में देख रहा था, अपने सामने युवा लड़के के दिल में झांकना चाहता था। अंत में उसने आग के गोले को वापस अंदर ले लिया और एक घृणित आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए ले जा सकते हैं क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो? अगर मैं जा सकता तो क्या मैं अब तक इंतजार करता?
यह बोलते हुए आइस फायर ड्रैगन की नजरें दोनों तरफ की चट्टानों से बंधी काली जंजीरों पर पड़ी। वो एक आइस फायर ड्रैगन था जिसे चट्टानों से बंधी काली जंजीरों से बांध दिया गया था और वो उन्हें तोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उन पर अजीबोगरीब सील लगी हुई थी। वो केवल मरने के बाद ही इन बंधनों से मुक्त हो सकता था और कभी भी भागने में सक्षम नहीं होगा। आर्यन मुस्कुराया, चट्टान से बंधी काली जंजीरों की ओर गया और ट्रयू एनर्जी के साथ अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति। बूम! लगभग 3 मिनट बाद उसने काली जंजीरों को टुकड़ों में तोड़ दिया था। फिर उसने आइस फायर ड्रैगन की ओर मुड़कर देखा और कहा, अब क्या? जिस क्षण चट्टानों से बंधी काली जंजीरों का बंधन टूटा, आइस फायर ड्रैगन अचानक खड़ा हो गया। उसके ड्रैगन की ताकत फैल गई। यह अतुलनीय रूप से मजबूत था। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।